फंक्शंस ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लेक्चर 1 आज हम पढ़ेंगे। दो हिस्सों पर ये मुश्तमिल होगा। अगर हम एफबीआर की वेबसाइट विजिट करें तो हमें वहां पे ये डॉक्यूमेंट्स मिलती हैं जहां पे लिखा हुआ है, जिक्र है एफबीआर के फंक्शंस का। तो उससे पहले जो है वो हम कुछ और बात कर लेते हैं, बाद में उस रेलिवेंट डॉक्यूमेंट पे आऊंगा और इससे कैसे डाउनलोड करना है आपने, उसमें मैं बात करूंगा। पहले जैसे हम कनेक्ट करते हैं, पिछले लेक्चर्स को मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट क्या है। लेक्चर 1 में हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह फेडरल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है। तो इससे पहले कि उस स्ट्रक्चर को हम अंडरस्टैंड करें, पहले थोड़ा सा एक जनरल कॉन्सेप्ट को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। पहले भी मैंने किया है। अगर आपको इशू हो तो आप लेक्चर नंबर 12 एचआरएम का देख सकते हैं, और लेक्चर नंबर 1 जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो देख सकते हैं मजीद अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे कि एक सिंपल एक हमने बात की थी, एक बॉडी है। तो बॉडी को सिंपल हम कहें कि एरिया वाइज अगर बात करें तो उसे 3 हिस्सों में हम डिवाइड कर देते हैं। तो उसे हम कहते हैं, हम उसे कह सकते हैं दिस इज द डिवीजन 1, दिस इज डिवीजन 2 एंड दिस इज द डिवीजन 3। तो यानी कोई भी अगर बॉडी है, हमें पता है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि बॉडी जो है वो लीगली भी क्रिएट की जा सकती है, और बॉडी जो है वो नेचुरल भी हो सकती है, जो अल्लाह ताला ने, कुदरत ने क्रिएट की है। ठीक है। तो सेम इसी तरह से, जैसे एक ये नेचुरल बॉडी है, लीगल बॉडी नहीं है, एक नेचुरल बॉडी है। तो नेचुरल बॉडी को इस तरह मैंने 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो इसे मैं कहूंगा हिस्सा तकसीम 1, डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3। ठीक है। तो सेम इसी तरह से अब डिवीजन तो बहुत बड़े हो गए, मतलब बहुत बड़ा उनका एरिया हो गया। तो मुझे आगे नहीं समझ आ रहा मैं आगे क्या करूं। तो मैं सोचता हूँ यार, मैं डिविजन्स को अंदर मजीद तकसीम कर देता हूँ। ठीक है, ये बॉडी है तो मैंने यहाँ पे जो है वो इसे और तकसीम कर दिया। इस बॉडी को इसे मैं कह दूंगा, ये बॉडी का, इस डिवीजन का, डिवीजन 1 का ये डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, या फिर इस डिपार्टमेंट को मैं कोई भी और नाम दे सकता हूँ। ठीक है। इस तरह ये डिवीजन 2 का ये डिपार्टमेंट 1 है, ये डिपार्टमेंट 2 है, इस तरह बाकी अदर। तो मैं इसे कोई भी इन डिपार्टमेंट्स को नाम दे सकता हूँ, या नंबरिंग के जरिए या भी किसी नाम के जरिए। तो दिस इज द कंप्लीट बॉडी। और इस तरह हम उसे डिवाइड करेंगे तो जो एक बड़े एरिया में वो डिवीजन कहलाएगा, और जो एरिया है वो आगे फर्दर डिवाइड करेंगे छोटे टुकड़ों में, तो उसे हम डिपार्टमेंट कहेंगे। ठीक है। और उसके बाद अगर आगे हम जाएं, तो अगर अच्छा डिवीजन 1 की बजाय, जैसे ये बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा है तो मैंने इसे अपर डिवीजन कह दिया। बॉडी का जो है वो दरमियान वाला हिस्सा था, डिवीजन जो था, उसे मैंने मिडिल डिवीजन कह दिया, और लोअर वाला जो हिस्सा था उसे लोअर डिवीजन कह दिया, यहां से लेकर यहाँ पे तक। तो मैंने ऊपर इसे डिवीजन 1 2 3 कहा था, यहाँ पे मैंने अपर डिवीजन, मिडिल डिवीजन, लोअर डिवीजन। तो हम डिवीजन का भी कोई भी नाम रख सकते हैं हमारी मर्जी जैसे। तो अच्छा, अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं, मैंने कहा डिपार्टमेंट्स को नंबरिंग भी दे सकते हैं, नाम भी दे सकते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या नाम देते हैं। तो ये तो हो गया कि अगर बॉडी को, एक जिस्म को, या एक नेचुरल बॉडी है तो उसे, या लीगल बॉडी है, लीगल पे बाद में मैं आता हूँ, नेचुरल बॉडी है तो इस तरह हमने उसे तकसीम किया डिविजन में और डिपार्टमेंट्स में। ठीक है। तो अच्छा, जो हर बॉडी होती है उसके अंदर कुछ जो है वो सिस्टम्स भी काम कर रहे होते हैं। ठीक है। वो हो सकता है किसी डिपार्टमेंट में आ रहे हो, या कोई डिपार्टमेंट ही पूरे का पूरा सिस्टम हो। तो ये कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, डिपार्टमेंट क्या होता है, डिवीजन क्या होता है। तो बॉडी के अंदर कुछ सिस्टम्स भी, यानी कुछ निजाम भी काम कर रहे होते हैं। सिस्टम कहते हैं निजाम को। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे निजाम, और फंक्शंस कहते हैं काम को। तो हमारी बॉडी जो है वो, उसमें बहुत सारे निजाम मौजूद हैं। हमारी बॉडी में जो अल्लाह ताला ने क्रिएट की है, या कोई भी जो लीगल बॉडी है, उसमें बहुत सारे निजाम या सिस्टम्स हो सकते हैं। और हर सिस्टम सेपरेटली बहुत सारे काम सर अंजाम दे सकता है। मिसाल के तौर पे अगर पहले ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो जैसे कि पहले तो हमने डिवीजन और डिपार्टमेंट्स में इसे बांटा, इसके एरिया वाइज या इसकी हदूद वाइज। अब हम देखते हैं कि इस बॉडी के अंदर कोई सिस्टम काफी सारे हो सकते हैं, जैसे कि एक डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारे जिस्म में। ये ये एक फंक्शन, ये काम नहीं कर रहा बल्कि एक सिस्टम है। ये बहुत सारे काम कर रहा है। ये आपके पानी को भी, उसका भी मिक्सचर बनाता है, खुराक को भी हजम करता है, उसे जो है वो एब्जॉर्ब भी करता है, उस एनर्जी को जो है वो डाइजेस्ट करके पूरे जिस्म में सप्लाई भी करता है, पहुंचाता भी है। तो मेन जैसे ये पावर हाउस कह लें हमारे जिस्म का। तो इस तरह ये हमारे जिस्म को जो है वो काम, जो खुराक है उसे जो है वो
ग्लूकोज में कन्वर्ट करके पूरे जिस्म को पहुंचाता है, हजम करता है, ये उसका दूसरा काम हो गया। तीसरा काम हो गया कि वो खुराक के लिहाज से जिस्म की ग्रोथ में मदद देता है, तीसरा इसका काम हो गया। इस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम के और बहुत सारे काम है। इसी तरह हमारा नर्वस सिस्टम है, वो पूरे जिस्म में इमोशंस को कंट्रोल करता है, हमारे एक्शंस को कंट्रोल करता है, ये उसका दूसरा काम हो गया। तीसरा काम हो गया कि हमारे डिसीजंस में मदद देता है। चौथा काम हो गया हम उससे एनालाइज कर सकते हैं चीजें। पांचवा काम हो गया हमारे जिस्म में कोई कीड़ी या कोई भी जो है वो दूसरी चीज जो है वो टच करती है तो वो फौरन हमें अलर्ट करता है, चौथा काम हो गया। तो यानी एक पूरे का पूरा ऐसा सिस्टम जो कंट्रोल करता है, यानी जैसे प्रोसेसर कंट्रोल करता है पूरे कंप्यूटर को, इस तरह नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी के हर एक्शन, हर डिसीजन को कंट्रोल करता है और बहुत सारे ये काम कर रहा होता है। नर्वस सिस्टम का हर एक्ट एक उसका काम कहलाएगा, एक उसका फंक्शन कहलाएगा। अब आप सोच सकते हैं कि नर्वस सिस्टम के बहुत सारे काम है, बहुत सारी चीजें वो करता है। तो हर वो जो चीज वो करता है, दैट इज इंडिविजुअली वी कैन से दैट दिस इज द वन फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। हम ये कह सकते हैं कि दीज आर दी फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम। इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने वो काम करता है, वो हर काम जो है, जो सिस्टम जितने काम करता है, हर काम एक फंक्शन हो गया। और इस तरह मिला के नर्वस सिस्टम के हजारों फंक्शन हो सकते हैं। इस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम जितने काम करता है, वो हर काम जो है एक फंक्शन है, और जितने टोटल वो काम करता है, हर नंबर ऑफ दैट काम इज इक्वल टू फंक्शन, नंबर ऑफ मैनी फंक्शन। ठीक है। तो इस तरह हार्ट भी हमारा एक सिस्टम है कि जिसे कार्डियक सिस्टम कहते हैं। कार्ड जो है वो हार्ट को कहते हैं लैटिन में। तो कार्डियक सिस्टम जो है वो भी जो है वो पूरे उसमें जो है वो खून की सप्लाई करता है पूरे जिस्म में। एक उसका काम हो गया, खून को साफ करता है, दूसरा काम हो गया खून को का जो प्रेशर है उसे मेंटेन रखता है, जैसे ब्लड प्रेशर करते हैं, तीसरा उसका काम हो गया। ठीक है। तो इस तरह से जो है वो इसके बहुत सारे फंक्शन है इस सिस्टम के। तो ये हम बात करें सिस्टम की। ठीक है। तो अब हम आगे एक और एग्जांपल से समझते हैं मशीनरी के। ये तो इंसान एक ह्यूमन बॉडी की बात कर ली, अब एक फिजिकल बॉडी की बात करते हैं। ठीक है। लीगल बॉडी पे मैं बाद में आऊंगा। फिजिकल बॉडी की अगर बात करें, जैसे ये कार है, तो ये कार में बहुत सारे, कार एक पूरी बॉडी है, यानी एक स्ट्रक्चर पे खड़ी है, स्ट्रक्चर इसका फ्रेम है। ये चीजें समझे, स्ट्रक्चर एक इसका फ्रेम है, कार इसकी जो है पूरी फ्रेम जो है वो पूरी पूरी बॉडी जो है बनाता है। और इस बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स हैं, जैसे कि पूरे का पूरा इसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है वो देखता है कि पूरे बॉडी पूरी जो कार है उसमें फैंस को सप्लाई देनी है, इग्निशन को सप्लाई देनी है बिजली की। ठीक है। उसके बाद एयर को जो इन करना है पंखों के जरिए। ठीक है। कोई साउंड वगैरह चलाना है तो वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम मदद देता है, कोई लाइटिंग चलानी है तो सिस्टम मदद देता है। तो इस तरह इलेक्ट्रिकल एक पूरा निजाम है बिजली का, इसके अंदर वो निजाम जो है बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। हर एक अमल को हम कहेंगे वन फंक्शन, या एक काम, या एक जो है वो अमल। ठीक है। तो इस तरह जो है वो दूसरा, जैसे इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, स्टीयरिंग सिस्टम यहाँ लिखा हुआ है, या तो हाइड्रोलिक सिस्टम जो है वो पूरी जो अंदर मशीनरी है, ब्रेक्स कैसे लगनी है, ये उसका एक काम हो गया। स्टीयरिंग व्हील ने कैसे मूव करना है, दूसरा काम हो गया। तीसरा काम हो गया कि उसने किस तरह जो है वो गाड़ी को जो रोटेट करना है ईटी से। तो यानी इस तरह हाइड्रोलिक सिस्टम ब्रेक से लेकर बहुत सारे कामों में मदद देता है। तो यानी हर जो सिस्टम है, एक लास्ट में बात करूंगा, जैसे जो है वो इसका इंजन है, इंजन पूरी जो है गाड़ी है उसे जो है पावर देता है, उसे एक उसका काम हो गया। दूसरा मूव करवाता है, दूसरा काम हो गया। तीसरा एक्सेलरेट करता है, तीसरा काम हो गया। इस तरह बहुत सारे और हो सकते हैं। ठीक है। तो हर ये इतर एक ही बॉडी है, यानी बॉडी मतलब कहने का एक है, लेकिन उसके अंदर बेतहाशा सिस्टम्स हैं, और हर जो सिस्टम है वो आगे बेतहाशा काम कर रहा है। जो हर सिस्टम क्या आगे बहुत सारे काम होंगे, हर एक काम जो है वो एक फंक्शन कहलाएगा। अगर एक सिस्टम 10 काम करता है तो इट्स मीन उसके 10 फंक्शन हो गए। ठीक है। एक सिस्टम 100 काम करता है तो उसके 100 फंक्शन हो गए। ठीक है। सेम हमने यहाँ पे अभी देखा कि इंसानी जिस्म जैसे है उसके अंदर बहुत सारे सिस्टम है, एक सिस्टम नहीं है, बहुत सारे सिस्टम है। तो हर सिस्टम जो हर काम करता है वो उसके उतने फंक्शंस कहलाएंगे। ठीक है। मशीनरी में भी तो ये फिजिकल बॉडी है, इसमें जितने सिस्टम होंगे, हर सिस्टम आगे जितने काम करेगा वो फंक्शन कहलाएंगे। तो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे वापस। पाकिस्तान की अगर बात करें तो हमने यहाँ पे शुरू में देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक, आईने पाकिस्तान के मुताबिक, ये जो मुल्क है, जो मुमलिकत है पाकिस्तान, ठीक है, जो एक सल्तनत पाकिस्तान है, उसके जो सरबराह हैं, जो उसके जो हेड हैं, उसका जो बादशाह है पाकिस्तान का, इनके मुताबिक वो अल्लाह ताला है, जो मालिक है
पाकिस्तान का जो हुक्मरान है, हकीकी जो बादशाह है वो अल्लाह ताला है, लेकिन दुनियावी तौर पे जो है, जो दुनियावी तौर पे इसका जो सरबराह है मुल्क का, ठीक है, वो सदर पाकिस्तान है। इस पूरी मुमलिकत का या मुल्क का जो सरबराह सदर पाकिस्तान है, ठीक है। मुल्क के अंदर फिर एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसे लोगों का मजमूआ है जो मुल्क को कंट्रोल करते हैं, यानी जो मुल्क को गवर्न करते हैं, जो मुल्क पे हुकूमत करते हैं, जिनका हुक्म माना जाता है, ठीक है। उस ग्रुप को, ठीक है, उस जो है वो चीज को हम कहते हैं, उस फॉर्म को कहते हैं गवर्नमेंट, ठीक है, जिसका हुक्म माना जाता है, जो गवर्न करते हैं। अब ये जो हुक्म जिसका माना जाता है वो किसी एक के पास नहीं है, मतलब ताकत जो उसे गवर्न करते हैं, जो चलाते हैं, वो कोई एक, उसे गवर्नमेंट कहते हैं, वो उस ग्रुप, वो जो ग्रुप है, तो जो ताकत है हुकूमत की हुक्म देने की, वो 3 लोगों के पास है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ये हमारी एकेडमी है, तो इसे चलाने की ताकत 2 लोगों के पास है, ठीक है। जैसे कोई घर है, हो सकता है उसे चलाने की ताकत 4 लोगों के पास हो, ठीक है। सेम जो पाकिस्तान में जो हुकूमत है, जो गवर्नमेंट है, उसे जो पूरे मुल्क पे जो ताकत है गवर्न करने की, वो एक बंदे के पास, किसी के पास नहीं है, बल्कि 3 के पास है। 3 जो बॉडीज हैं ऐसी, उनके पास मुल्क को गवर्न करने की ताकत है। द फर्स्ट बॉडी वी कैन सी दैट जुडिशरी, अदलिया, ठीक है, जो जिसके पास ताकत है, ठीक है, हुकूमत की, हुकूमत के इख्तियारात है। दूसरी बॉडी जो है वो कानून साज असम्बली है। तीसरी बॉडी जो है वो इंतजामिया है, ठीक है। तो ये तीनों अलग अलग बॉडीज है, ये अलहदा बॉडी है, ये अलहदा बॉडी है, ये अलहदा बॉडी है, ठीक है। अब इस बॉडी का क्या काम है, लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका काम ये है कि ऐसे कवानीन बनाना जो मुल्क में इन्फोर्स हों, और उन पे जो है वो यानी ऐसे हुक्म बनाना, ऐसे अहकाम बनाना एक्ट और ऑर्डिनेंस की सूरत में, जो मुल्क में इन्फोर्स हो और उन पे अमल दरामद हो, ठीक है। और ये जो बॉडी है, ये इसका काम है इंतजाम चलाना, मुल्क के ऑपरेशंस करना इन कवानीन को देके। और ये जो बॉडी है, कि अगर कोई ऑपरेशंस गलत होते हैं, कोई काम सही से सर अंजाम नहीं देती ये वाली बॉडी, तो जो है इसे जो है वो इनके डिसीजंस को या इनके डिसीजंस को जो है वो कैंसिल कर सके। ये तीनों का आपस में, 3 लोगों को हुकूमत इसलिए दी गई, 3 बॉडीज को हुकूमत इसलिए दी गई मुल्क के अंदर, ताकि जो है बैलेंस बना रहे। अगर सिर्फ एक बंदे को किंग बना के हुकूमत दे दी जाती, तो फिर उसी की अदालत होती, उसी का हुक्म होता, उसी की बादशाहत होती, उसी की मनमानी और हुक्मरानी होती, जैसे कि बादशाहों के दौर में होता था हिंदुस्तान में। तो यहाँ पे बादशाहत नहीं है, इसलिए 3 बॉडीज के पास जो है वो इस टाइम हुकूमत है। इसीलिए जब हम बात करते हैं अदलिया की, हम ये नहीं कहते अदलिया ने रिक्वेस्ट की, हम कहते हैं अदालत ने हुक्म दिया, ठीक है। इसी तरह हम कहते हैं कि कानून साज असेंबली ने हुक्म दिया, एक्ट के जरिए एक्ट पास कर दिया, या फिर हम कहते हैं हुकूमत ने जो है वो, या इंतजामिया जिसे कहते हैं, उसने हुक्म दिया, वफाकी वजीर आजम ने हुक्म दिया। तो इसलिए हुक्म का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि दीज आर दी बॉडीज ऑफ गवर्नमेंट। 3 लोग हैं जिनके पास ये हुकूमत है। हम अपने टॉपिक पे फर्दर आते हैं। जैसे कि अगर बात करें फेडरल गवर्नमेंट की, तो हमने दरमियान वाली बॉडी उठा ली, क्योंकि मुल्क का जो ऑपरेशनल निजाम है सारे का सारा वो ये चला रही है, इंतजाम ये कर रही है। तो फेडरल गवर्नमेंट की अगर बात करें, ठीक है, तो इसमें इसका जो स्ट्रक्चर है पाकिस्तान में, उसमें वुजरा हैं, वजारतें हैं, वजारतें वजारतें आगे जो डिवाइड है डिविजन्स में, मतलब वजारतों की आगे तकसीम की गई है डिविजन्स की सूरत में, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको डिवीजन का स्ट्रक्चर बताया, तो ये जो थोड़ा सा फिर मुझे वापस जाना पड़ेगा माजरत के साथ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि फिर मिस फरहीन का यहाँ पे इशू सॉल्व हो जाए, उन्हें अगर समझ नहीं आया तो। ये जो 3 बॉडीज है ना, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि कार जो है वो एक बॉडी है, दैट इज द फिजिकल बॉडी, मशीनरी मैकेनिकल बॉडी उसे कह सकते हैं। इंसान नेचुरल बॉडी है, लेकिन ये जो है ये लीगल बॉडी है। और ये किस तरह लीगल बॉडी है कि आइन ने इन 3 बॉडीज को क्रिएट किया है, आइन पाकिस्तान ने इन 3 बॉडीज को क्रिएट किया है। तो तीनों जो है, ये भी लीगल बॉडी है, ये भी लीगल बॉडी है, ये भी लीगल बॉडी है। और सिंगल लफ्ज में हम कह सकते हैं तीनों जो है सुप्रीम लीगल बॉडीज हैं, मुल्क की सबसे बड़ी लीगल बॉडीज हैं तीनों की तीनों, ठीक है। तो इन तीनों की लीगल बॉडीज का जो स्ट्रक्चर है, हमें वो आईने पाकिस्तान में मिलता है। तो आईने पाकिस्तान में जो दरमियान वाली लीगल बॉडी है, जिसे इंतजामिया कहते हैं, लेकिन आम जुबान जदे आम जो है इसे कह दिया जाता है हुकूमत, हुकूमत, या इसका सही लफ्ज है फेडरल गवर्नमेंट। तो ये जो फेडरल गवर्नमेंट है, इसने आगे अपने आप को आसानी बनाने के लिए जो वजारतें बनाई हैं, और वजारतें जो आगे तकसीम है वो डिविजन्स की सूरत में तकसीम है, मतलब मुख्तलिफ डिविजन्स हैं। और डिविजन जो है वो आगे फिर डिपार्टमेंट की सूरत में तकसीम है, जैसे मैंने पीछे आपको एग्जाम्पल में दिया इंसानी जिस्म के, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो यही मसला है कि सम टाइम हम जो है ये चीज कह देते हैं कि जो है
मतलब एफबीआर डिपार्टमेंट है, सम टाइम हम कह देते हैं सिर्फ इनलैंड रेवेन्यू सर्विस डिपार्टमेंट है, सम टाइम हम कह देते हैं कस्टम्स डिपार्टमेंट है, और सम टाइम हम कह देते हैं ये रेवेन्यू डिवीजन है। तो उसका यही मतलब है कि फेडरल गवर्नमेंट है, उसने उसकी आगे मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू, इकोनॉमिक अफेयर्स एंड फाइनेंस। ठीक है, वो आगे डिवाइड है, उसके आगे 3 डिवीजन है, फाइनेंस डिवीजन, रेवेन्यू डिवीजन, इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन। तो अब क्योंकि हमें पता है कि डिवीजन के आगे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो इस डिवीजन के अंदर जो है वो 2 फिर चीजें हैं, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस एंड कस्टम्स। तो सम टाइम हम इसे भी डिपार्टमेंट कह देते हैं, सम टाइम हम इसे भी डिपार्टमेंट कह देते हैं, और सम टाइम हम एफबीआर को भी डिपार्टमेंट कह देते हैं। अब फिर सिस्टम क्यों कहते हैं ऐसे? तो भाई मैंने आपको बताया था कि डिपार्टमेंट जो है वो इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने इसके एरिया वाइज या इसकी ज्यूरिडिक्शन वाइज या इसकी जो है वो टेरिटरी वाइज जो है वो या जो है वो एक खास सेक्टर वाइज हमने डिविजन्स की है। तो हो सकता है इसमें कोई ये जो हुकूमती बॉडी है पूरी की पूरी, तो इसके अंदर जो है वो टैक्सेशन एक पूरे का पूरा सिस्टम के तौर पे काम कर रहा हो, तो इसलिए जो है वो एफबीआर को जो है वो फेडरल टैक्स कलेक्शन सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, एफबीआर को जो है वो इसलिए जो है वो क्योंकि ठीक ठीक है सर, तो ठीक है। यहाँ पे जैसे, तो अब सिस्टम क्यों कहा जाता है, आप समझ आया आपको? सिस्टम इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ एरिया वाइज हो सकता है, नॉलेज वाइज हो सकता है, लीगल वाइज हो सकता है, जुडिक्शन वाइज। ठीक है, जैसे जैसे एक मेडिकल का काम है, एक एक जो हवाबाजी है, एविएशन है, एक रेलवे है, तो इस बॉडी एक ही है हुकूमत की, उसके अंदर ये बॉडी कोई आम बॉडी नहीं है, पूरे मुल्क की बॉडी है यार फेडरल गवर्नमेंट जो है। अब फेडरल गवर्नमेंट जो है वो आगे तकसीम है डिविजन में, फिर आगे डिपार्टमेंट्स में। तो इस तरह बहुत सारे सिस्टम भी हैं फेडरल बॉडी के अंदर। जैसे एक टैक्स कलेक्शन सिस्टम है जिसे हम कह देते हैं फेडरल टैक्स कलेक्शन सिस्टम या फेडरल टैक्स सिस्टम, हम समटाइम उसे नेशनल टैक्स सिस्टम भी कह देते हैं। तो इस तरह एफबीआर, इसलिए एफबीआर को समटाइम डिपार्टमेंट कह दिया जाता है और समटाइम इसे सिस्टम भी कह दिया जाता है, ये असल वजह है। जैसे इंसानी बॉडी में जैसे दिल है, वो सिस्टम है पूरे का पूरा, हो सकता है वो डिपार्टमेंट किसी उसे चाहे सेग्रीगेट करें तो हो सकता है उतना हिस्सा डिपार्टमेंट भी बनता हो। तो इसलिए क्योंकि ये इंसानी बॉडी तो है नहीं, ये लीगल बॉडी है, तो इसलिए एफबीआर आल्सो इज द डिपार्टमेंट, एफबीआर इज आल्सो द सिस्टम ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। मतलब जो फेडरल गवर्नमेंट की बॉडी है एफबीआर, उसका सिस्टम भी है, एफबीआर उसका डिपार्टमेंट भी है। ठीक है, लेकिन जो रेवेन्यू डिवीजन है वो एक पूरा का पूरा डिवीजन है फेडरल गवर्नमेंट का, उसके अंडर एफबीआर आता है एज ए डिपार्टमेंट के तौर पे या सिस्टम के तौर पे। ये मकसद था आपको बताना कि डिपार्टमेंट और सिस्टम का फर्क। ठीक है, जैसे अब जैसे मैंने आपको फिजिकल बॉडी की बात की थी, कार की मैंने बात बताई थी अभी आपको, तो कार में जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे सिस्टम है, तो इस तरह सम टाइम जो है वो एफबीआर को फेडरल टैक्स कलेक्शन सिस्टम भी कहते हैं, फेडरल टैक्स सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, और सम टाइम एफबीआर को जो है वो फेडरल टैक्स मशीनरी भी कहते हैं। ये भी लफ्ज आपने बहुत दफा सुना होगा, फेडरल टैक्स मशीनरी। ठीक है, वो इसीलिए मशीनरी कहते हैं इस जैसे हमने फिजिकल बॉडी की बात की, तो इस तरह के एग्जाम्पल में जैसे हम ये भी कह सकते हैं ना, इसे हम नाम ना दे, हाइड्रोलिक सिस्टम का नाम ना दे, हम इसे नाम दे दें कार की हाइड्रोलिक मशीनरी। तो इसी बॉडी के कॉन्सेप्ट्स को लेके इसलिए ये लफ्ज यहां से निकाले गए हैं, मशीनरी, फेडरल टैक्स मशीनरी के। दिस इज आल्सो वी कैन से दैट दिस इज द फेडरल टैक्स मशीनरी, एफबीआर। अब जो मशीनरी होती है उसके बहुत सारे काम होते हैं, मशीनरी सिस्टम को ही कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे काम होते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा यहाँ पे आने का, यहाँ तक पढ़ने का मकसद ये था कि हमें पता चल जाए कि फंक्शन होते क्या हैं। तो यानी हम यहाँ तक इसलिए पहुंचे, हमने यहाँ तक सीखा कि फंक्शंस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट बॉडी। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट की एक बॉडी है, ठीक है, जिसका नाम, जिसे हम कहते हैं टैक्स सिस्टम, या जिसके नाम में उसे नाम दिया हुआ है एफबीआर का। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट की जो एक कंप्लीट, फेडरल गवर्नमेंट खुद एक कंप्लीट बॉडी है, उस बॉडी के अंदर एक छोटा सा टैक्स का सिस्टम है, उस सिस्टम को नाम दिया गया है एफबीआर का, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का। तो उस वो जो सिस्टम है, जो हुकूमती बॉडी का जो सिस्टम है, जिसे टैक्स सिस्टम कहते हैं या एफबीआर कहते हैं, उसके आगे काम क्या 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 है, उसके आगे फंक्शंस क्या 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 हैं, हम अब उन फंक्शंस को पढ़ने वाले हैं। अब वो बहुत सारे हो सकते हैं, अनगिनत हो सकते हैं। हमें अब ये देखना पड़ेगा कि जो टैक्स सिस्टम है, जो हुकूमती बॉडी का एक अंदर का सिस्टम है, जो उसका हिस्सा है, जिसे डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं, उसके काम क्या क्या हैं।
तो अब हमें, क्योंकि हम यहाँ पे लीगल डेफिनेशन देख रहे हैं, हम यहाँ पे कोई हम हवा में बात नहीं करना चाहते, या मैं आपको बता दूं कि जी मैं इंस्पेक्टर हूं तो ये काम है, तो मैं कौन होता हूं बताने वाला, मेरी कोई हैसियत नहीं है। हैसियत सिर्फ लीगल टर्म की है, क्योंकि हमें लीगली अंडरस्टैंड करना है कि क्या क्या काम है एफबीआर के। तो सो हमें कहाँ से मिलेंगे फंक्शन ऑफ एफबीआर? सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा वेबसाइट पे एफबीआर की, या गूगल से सर्च कर लें। तो हमें जो, क्योंकि एफबीआर का जो स्ट्रक्चर है, एफबीआर का जो कानूनी ढांचा है, हमें ये वहां मिलेंगी चीजें। तो एफबीआर के कानूनी ढांचा जो वो है एफबीआर एक्ट 2007, और इसका लेटेस्ट वर्जन है 2012 पहले वाला जो है वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा ये वाला। तो यहाँ पे हमें, जब हम ये डाउनलोड करेंगे तो फिर हम इसे ओपन करते हैं, तो यहाँ पे जो है वो इसका जो सेक्शन नंबर 4 है, सेक्शन नंबर 4 हमें बताता है कि पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द बोर्ड। ठीक है, ये हमें यहाँ पे जो है वो पावर्स मिलती, यहाँ पे हमें क्लियर होता है कि फंक्शंस कौन कौन से हैं एफबीआर के। तो सेक्शन नंबर 4 पे हमें जो है वो क्लैरिटी मिलती है, क्योंकि हमने लफ्ज पढ़ा ना, फंक्शन ऑफ एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो यहाँ पे वो बात कर रहा है सेक्शन नंबर 4 में कि फंक्शन पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द बोर्ड। बोर्ड से क्या बुरात है? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। डेफिनेशन में जरा देख लेते हैं ताकि हमसे गलती ना हो कि बोर्ड बोर्ड को क्या ये कहता है। डेफिनेशन में बोर्ड मीन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो पुराने जमाने में बना था हिंदुस्तान में, लेकिन कहता है 2007 से हम इसे कहेंगे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो यानी वो सेक्शन नंबर 4 पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें एक 100% क्लैरिटी मिलती है कि जो है वो के फंक्शंस या काम क्या क्या हैं किसके, एफबीआर के। ठीक है, तो अब हम ये सारी पूरी की पूरी लीगल डिटेल लिखी हुई है, तो हम इस सेशन में जो है इंशाल्लाह लीगल डिटेल कवर करेंगे क्या काम है, और अगले सेशन में हम जो है जो दूसरे काम है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है उन्हें जरा देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे इंशाल्लाह एडिशनली कि वो क्या क्या है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम फर्दर। तो हम फाइनली स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 4 से। यहाँ पे वो कहते हैं दी बोर्ड शेल, तो हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं आप, दी बोर्ड शेल एक्सरसाइज पावर एंड परफॉर्म ऑल फंक्शंस। बोर्ड जो है वो, जो उसे ताकत अता की गई है हुकूमत की तरफ से या इस कानून की तरफ से, वो परफॉर्म करेगा तमाम के तमाम काम दैट आर नेसेसरी टू अचीव दी ऑब्जेक्ट्स, जो जरूरी हैं मकासिद को और अजाइम को पूरा करने के लिए जो इस एक्ट में जो है वो दिए गए हैं। वो कहते हैं जी ये फंक्शंस हैं सारे के सारे एफबीआर के। एफबीआर इन कामों को करेगा, इन कामों को क्यों करेगा? इसलिए करेगा ताकि जो एफबीआर का मकसद है, जो एफबीआर का एम है, उसे पूरा कर सके। जैसे आप हैं, आप आपका जो है एम है कि आपने आईईआर को क्रैक करना है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए? आप काम करेंगे एफएम पे, काम करेंगे एचआरएम पे, करेंगे एसओईज में करेंगे, ठीक है, इंग्लिश पे आप काम करेंगे। तो ये आपके काम हो गए, लेकिन आपका एम है क्रैक करना। तो इस तरह एफबीआर का जो भी एम है उसे पूरा करने के लिए एफबीआर जो है वो ये काम करेगा, जो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे जो है दिए गए हैं। सो यहाँ पे नोट करते जाएं सारे के सारे लोग। तो पहला वो काम कहते हैं एफबीआर का जो है, टू इंप्लीमेंट द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स। नोट कर लीजिएगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स, ये एफबीआर का पहला काम है। कोई भी चीज जो है वो इस्लाह और इस्लाहात के बगैर नहीं अच्छी हो सकती। हर रोज हमें इंप्रूव करना पड़ता है, चाहे गूगल है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज है, उन्हें डेली बेसिस पे इंप्रूव करना पड़ता है। इस तरह हर इंसान को, चाहे मैं हूं या कोई भी हूं, अगर इंप्रूव नहीं होगा तो हम डिक्लाइन हो जाएंगे, सारे के सारे कंपनीज डिक्लाइन हो जाएंगी, नोकिया जैसी कंपनी। वो कहते हैं सबसे पहला जो हमारा काम होगा कि हम जो है वो रिफॉर्म्स करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे इंप्लीमेंट करेंगे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स। मुल्क में टैक्स की इंतजामी जो है वो इस्लाहात हम लेके आएंगे, ये हमारा पहला काम होगा। तो नोट कर लें प्लीज, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म। दूसरा वो कहता है टू प्रमोट वॉलेंटरी टैक्स कॉम्प्लायंस। रजाकराना तौर पे हम ये नहीं चाहते कि इन्फोर्स किया जाए, ज्यादा के लोगों से जबरदस्ती जो है टैक्स इकट्ठा किया जाए, उन्हें जेलों में भेजा जाए, नहीं, बल्कि हम इस तरह चाहते हैं कि इस तरह ये चीज, इस कॉन्सेप्ट को, इस तस्वुर को प्रमोट किया जाए, उसे जो है वो लोगों के जहनों में डाला जाए कि ये टैक्स जो है वो कौमी जिम्मेदारी है, कौमी फरीजा है, आपके जरिए मुल्क चलता है। वो कहते हैं हम क्या करेंगे इसके लिए? हम करेंगे प्रमोट वॉलेंटरी टैक्स कॉम्प्लायंस, ताकि रजाकराना तौर पे जो है वो आप कॉम्प्लायंस कर सकें, जो एफबीआर के जो टैक्सेशन लॉज हैं उन्हें फॉलो करें, उन्हें कंप्लाई करें, तो और रजाकराना तौर पर करें। ये एफबीआर इस पे
काम करेगा, किस चीज पे करेगा, प्रमोट करेगा वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस को, इस कॉन्सेप्ट को, एंड टू मेक द बोर्ड सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। वो कहते हैं एफबीआर को जो है वो एक खिदमत की तर्ज पे जो है वो सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा, ये लोगों की खिदमत करे, ये टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी ना हो बल्कि टैक्स कलेक्शन सर्विस हो, एक खिदमत के तौर पे, जैसे दूसरे मुल्कों में होता है टैक्स कलेक्शन सर्विस, ये हुक्म न चलाए मुल्क में लोगों पे बल्कि उन्हें टैक्स खिदमात मुहैया करे। ठीक है, टैक्स टैक्स जो है वो सर्विस ओरिएंटेड हो, खिदमत की तरफ पे जो है वो इस कॉन्सेप्ट को हम लेके चलेंगे, ताकि हम जो है टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं, हम खिदमत कर रहे हैं आवाम की, इस पैसे से जो हुकूमत को जमा हम करवा रहे हैं, तो इससे एक खिदमत ऑर्गेनाइजेशन या सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन हम बनाएंगे। एंड टू इंप्लीमेंट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, हम कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज और प्रोग्राम्स जो है वो डिजाइन करेंगे एजुकेट करने के लिए, टैक्स पेयर्स को फैसिलिटेट करने के लिए, या दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें, या जो हमारे एम्प्लॉइज हैं। ठीक है, तो ये अब 4 फंक्शंस हो गए यहाँ पे। टू इंप्लीमेंट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज, ठीक है, टू इंप्लीमेंट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर एजुकेशन। ठीक है, ये एफबीआर का एक काम हो गया, किसकी एजुकेशन, टैक्स पेयर की एजुकेशन, एंड फैसिलिटेशन ऑफ टैक्स पेयर की जो फैसिलिटेशन के लिए, सहूलत के लिए जो है एफबीआर काम करेगा, या दूसरे जो स्टेक होल्डर हैं जैसे हुकूमत है, दूसरे स्टेक होल्डर है, उनकी सहूलत के लिए काम करेगा, जो एफबीआर के एम्प्लॉइज हैं उनकी सहूलत के लिए एफबीआर मुख्तलिफ रिफॉर्म्स एंड पॉलिसीज जो है वो डिजाइन करेगा, ताकि तमाम टैक्स पेयर, स्टेक होल्डर, एम्प्लॉइज, ठीक है, ये सारे के सारे लोग जो है वो उन्हें जो उनके लिए जो है फैसिलिटेशन जो है वो प्रोवाइड हो सके, और एफबीआर को जो है वो एक एफिशिएंट मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में या एफबीआर को एफिशिएंट अथॉरिटी में कन्वर्ट किया जा सके। तो एफबीआर जो है वो ये काम करेगा। इसे आप अपने लफ्जों में जैसे चाहे लिख लीजिएगा, इसकी हेडिंग बना लीजिएगा, इसकी 4 हेडिंग्स बना लीजिएगा, इसकी 1 हेडिंग बना लीजिएगा, इसकी 2 बना लीजिएगा, ये अब आपके ऊपर है। आगे वो कहते हैं टू अडॉप्ट मॉडर्न इफेक्टिव टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेथड्स, एफबीआर जो है वो मॉडर्न टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेथड्स अडॉप्ट करेगा। ठीक है, या आप सिंगल हेडिंग अगर आपने बनानी है तो इस तरह बन सकती है, एफबीआर जो है उसका एक फंक्शन है टू डिजाइन मॉडर्न टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेथड, टू डिजाइन मॉडर्न टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेथड, इस तरह सिंपल एक वर्ड में हो जाए, 1 2 3 लफ्ज में हो जाएगा, ये हेडिंग बन जाएगी। आगे वो कहते हैं कि टू अडॉप्ट मॉडर्न टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेथड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम्स एंड पॉलिसीज इन ऑर्डर टू कंसोलिडेट असेसमेंट। वो कहते हैं मॉडर्न तभी हम बन सकते हैं जब हम जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और साथ ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे ताकि जो है वो जो असेसमेंट्स हैं, जो जो गोशवारे हैं, उनका जायजा जो लिया जाता है उसे असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, उस जो उसका जायजा लिए जाने का जो प्रोसेस है उसे इंप्रूव किया जा सके। ऑर्गेनाइज रजिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स पेयर, एक बेहतर तरीके से, एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में, एक अच्छे फॉर्म में जो है वो टैक्स पेयर, एक मुनज़्ज़म अंदाज में टैक्स पेयर्स की जो है रजिस्ट्रेशन की जाए, इंदराज उनका किया जाए, टैक्स जो बेस है उसे बढ़ाया जाए, मतलब जो टैक्स का दायरा कार है उससे जो है वो वसी किया जाए, एंड मेक डिपार्टमेंटल रेमेडीज, ठीक है, मोर एफिशिएंट इंक्लूडिंग इन्फोर्समेंट ऑफ, और जो डिपार्टमेंटल रेमेडीज हैं, रेमेडी को उर्दू में कहते हैं इलाज। तो मतलब अगर किसी को कोई मसला आता है तो यहाँ पे मतलब किसी टैक्स पेयर का कोई मसला है, कोई कंप्लेन है, उसकी कोई ग्रीवनेंस है, उससे कोई मुश्किलात दरपेश है, तो एफबीआर ऐसे निजाम बनाएगा, ऐसे तरीकेकार डेवलप करेगा कि उसे जो है वो उसकी कंप्लेन का अजाला किया जाए, उसे जो है वो उसकी कंप्लेन को सॉल्व किया जाए, उससे जो है वो प्रॉपर तरीके से जवाब दिया जा सके, उसका मसला हल किया जाए। आगे वो कहते हैं मोर एफिशिएंट इंक्लूडिंग इन्फोर्समेंट ऑफ रिडक्शन और रिमिशन इन ड्यूटी, पेनल्टी और टैक्स इन अकॉर्डेंस विद द रेलेवेंट लॉज फॉर द टाइम बीइंग फोर्स। दूसरे नंबर पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि एफबीआर जो है वो इफेक्टिव टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेथड जो है वो डिजाइन करेगा, किस तरह डिजाइन करेगा, बेहतर पॉलिसीज बना के और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए जो है वो बेहतर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेथड जो है वो डिजाइन करेगा, या प्रोसीजर जो है वो बेहतर डिजाइन करेगा, टेक्नोलॉजी और पॉलिसीज का सहारा लेते हुए, उन्हें इंप्रूव करते हुए। ठीक है, आगे वो कहते हैं किसी को कोई मसला हो तो बीच में पूछ लीजिएगा, चैट पे या इस पे जो है वो ऑडियो पे। टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी थ्रू ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड इफेक्टिव रिसोर्स स्ट्रेटेजी। फिर दोबारा बता रहा हूँ, किसी कोई मसला हो तो बीच में आप मुझे इंटरप्ट करके बोल लीजिएगा, आपको इजाजत है ऑडियो पे और चैट पे।
टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी थ्रू ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड इफेक्टिव रिसोर्स स्ट्रेटेजी। जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी कहते हैं कि सिंपल उर्दू में तो पैदावार को कहते हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी कहते हैं कि मोर एफिशिएंसी। ठीक है, आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव, वो कहता है कि ज्यादा जो प्रोडक्टिविटी है उसे जो है इंप्रूव करेगा एफबीआर। किस तरह बढ़ाएगा, उसे किस तरह बढ़ाएगा? कॉम्प्रिहेंसिव एंड इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी। एक एफबीआर एक वसी तरह एक कॉम्प्रिहेंसिव और इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी डिजाइन करेगा। उसके जरिए जो है वो एफबीआर जो है वो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, अपनी काम की सलाहियत जो है वो एफबीआर बनाएगा। लेकिन काम की सलाहियत तभी बढ़ सकती है जब हमारे ह्यूमन अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो जब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग अच्छी होगी, वो कहते हैं यही हम काम स्ट्रेटेजी कहते हैं प्लानिंग को, वो कहते हैं अच्छी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को करके हम जो है अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे, उसे अच्छा करेंगे। किसके जरिए? अच्छी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के जरिए। प्लानिंग मीन स्ट्रेटेजी, हिकमत अमली। आगे वो कहते हैं टू आइडेंटिफाई एंड सिलेक्ट थ्रू इंटरनल जॉब पोस्टिंग प्रोसेस द एम्प्लॉयज फॉर डेजिग्नेटेड जॉब्स। वो कहते हैं कि अंदर से हम आइडेंटिफाई एंड सिलेक्ट थ्रू इंटरनल जॉब पोस्टिंग प्रोसेस द एम्प्लॉयज फॉर डेजिग्नेटेड जॉब्स। वो कहते हैं कि हम आइडेंटिफाई करेंगे जो अंदर से लोग हैं। इंटरनल जॉब पोस्टिंग का मतलब है एक जगह से दूसरी, एक एम्प्लॉय को दूसरी जगह पे जो है पोस्ट करना, डिफरेंट लोकेशंस पे, डिफरेंट पोजीशंस पे उसे पोस्ट करना। वो कहते हैं हम आइडेंटिफाई करेंगे अंदर से पोटेंशियल एम्प्लॉइज को, और फिर वो जिस कैलिबर और जिस पोटेंशियल के हुए उन्हें उस डेजिग्नेटेड जॉब पे, उस मुतलका जॉब पे, रेलिवेंट जॉब पे हम पोस्ट करेंगे। यानी सिंपल वो ये कहना चाह रहे हैं एचआरएम के लफ्जों में कि हम राइट पर्सन को राइट प्लेस पे एट राइट टाइम जो है वो पोस्ट करेंगे। राइट पर्सन को राइट प्लेस पे एट राइट टाइम विद राइट स्किल, ठीक है, ताकि वो राइट वर्क परफॉर्म कर सके, उसे हम पोस्ट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और फिर पोस्ट करेंगे। तो ये इनकी जो है वो इनका काम है, एफबीआर का कानूनी तौर पे जो है वो इसका फंक्शन है, कानूनी तौर पे। ठीक है, आगे जो है ये आप लिख सकते हैं, अपने लफ्जों में भी लिख सकते हैं, ये नहीं रटा लगाना, इस तरह अपने लफ्जों में भी लिख सकते हैं। टू ग्रांट एडिशनल अलाउंसेस और एनी अदर इंसेंटिव्स एंड रिवार्ड्स टू द एम्प्लॉइज एंड मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। ये वही इंसेंटिव पॉलिसी आ गई कि टू ग्रांट एडिशनल अलाउंसेस, अजाफी हम अलाउंसेस भी दे सकते हैं, कोई भी तरह के दूसरे जो है वो इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, इनामात दिए जाएंगे मुलाजमीन को और जो बोर्ड है उसके मेंबर को, ताकि वो बेहतर तरीके से काम करें। यानी कि एफबीआर का फंक्शन है अलाउंसेस देना, इंसेंटिव्स देना, किसे? एम्प्लॉइज को या बोर्ड मेंबर्स को। किस लिए? ताकि बेहतर काम हो सके, टू एफिशिएंसी और इंक्रीज हो पाए। टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल्स टू कॉम्बैट करप्शन। वो कहते हैं कि हम जो है वो अप्रोप्रिएट मेजर, प्रॉपर जो है वो मेजर्स जो है वो लेंगे, मतलब प्रॉपर जो है वो प्रोसीजर्स बनाएंगे ताकि जो है वो लड़ा जा सके, लड़ाई की जा सके करप्शन से, करप्शन के खिलाफ जो है वो जिहाद किया जा सके। इस तरह के जो स्टेप्स हैं हम इनसाइड द एफबीआर लेंगे विद इन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द बोर्ड एंड प्रोवाइड चेक टू इंश्योर द इंटेग्रिटी ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की जो ईमानदारी है, ठीक है, उसकी ऑनेस्टी है, उसे चेक करने के लिए कि वो कितना ऑनेस्ट है, जो है हम इस तरह के मेजर्स डिजाइन करेंगे दैट इज वेरीफाइड पीरियडिकली थ्रू एप्लीकेबल प्रोसीजर विच शैल बी मेड वन ऑफ द क्राइटेरियन फॉर द प्रमोशन एंड इंसेंटिव। वो कहते हैं हम जो फंक्शन है बोर्ड के, वो ये कह रहा है कि हम इस तरह के प्रोसीजर्स और सिस्टम्स डिजाइन करेंगे ताकि करप्शन से लड़ा जा सके और एम्प्लॉइज की ऑनेस्टी को, डिग्निटी को, उसकी क्रेडिबिलिटी को, उसकी जो है वो ईमानदारी को जज किया जा सके, और फिर जो है वो उसके बाद ही इस तरह जज कर टाइम टू टाइम उसे जज किया जा सके। और इस तरह के हम प्रोसीजर डिजाइन करेंगे ताकि जिनसे वो बेहतर तरीके से जज हो। प्रोसीजर्स को डिजाइन करना भी एफबीआर का ही फंक्शन है, ताकि हमें पता चल सके वो एम्प्लॉइज कैसी हैं और फिर उन्हें प्रमोशन दी जाए और इंसेंटिव जो है वो अच्छे और ऑनेस्ट लोगों को दिए जाएं। फिर मैं बात कर रहा हूँ, किसी को मसला हो तो रोक के मुझे इंटरप्ट करके पूछ सकता है। आगे वो कहते हैं टू रीडेजिग्नेट जी। सर ये प्रमोशन एंड इंसेंटिव्स ये हम एम्प्लॉइज को देंगे ना? एम्प्लॉइज की बात कर रहा है। ठीक है, तो हम ये एम्प्लॉइज के भी बीच में लिख देंगे फंक्शन, अगर उससे रिलेटेड कोई है तो। समझ नहीं आई मुझे। सर एम्प्लॉइज के बारे में भी थोड़ा बहुत हम इसमें लिख सकते हैं। नहीं, एफबीआर में तो सारी चीजें आ जाती है ना। एफबीआर में तो चाहे अवाम है वो भी आ जाती है, एम्प्लॉइज भी आ जाते हैं, उसके जो मेंबर है वो भी आ जाते हैं।
एफबीआर किन लोगों पे मुश्तमिल है? एफबीआर जो इटसेल्फ बॉडी है, उस बॉडी में तो सारे ही चीजें आ जाती हैं। यस सर, तो ठीक है सर। ठीक है, तो शेरू हमारे पार्टिसिपेंट हैं, उन्होंने कहा रिवाइज करें। शेरू प्लीज अपना जो है वो नाम सही करके आए दोबारा, नाम यहीं पे सही करें जी। टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है पहले तो ये बताना पड़ेगा, ये ऑडिट में पढ़ेंगे आप। मैं सिंपल सा बता देता हूँ। एक होता है एक्सटर्नल कंट्रोल, एक होता है इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल में ना हम जो ऑर्गेनाइजेशन है इनसाइड, हम इंटरनल चेक्स एंड बैलेंसेस बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिसे इंटरनल ऑडिट भी कहते हैं। मतलब हम इंटरनल चेक्स एंड बैलेंसेस और ऐसे प्रोसीजर्स और मेजर्स अडॉप्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, के वहां पे जो मतलब चीजें हैं वो सही से चलती रहें। ठीक है, इंटरनली हम ऑडिट करते हैं, इंटरनली चेक करते हैं चीजों को कि वो सही से काम कर रही हैं, एम्प्लॉय सही से परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये इंटरनल जो प्रोसीजर्स, चेक्स, पॉलिसीज, तरीकेकार जो बनाता है वो इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन का ही कोई मैनेजर हो सकता है, जैसे सीईओ हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का, जो अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बेहतरी के लिए ऐसे प्रोसीजर और सिस्टम्स डिजाइन करता है ताकि चीजें जो है वो सही सालन चलती रहे। ठीक है, तो इस तरह की चीज को कहते हैं हम, इस तरह के कंट्रोल को कहते हैं चीजें सही तरह से चलती रहें, उसे चेक एंड बैलेंसेस को अडॉप्ट करना, लागू करना ऑर्गेनाइजेशन में, उसे इंटरनल कंट्रोल्स कहते हैं। वो कहते हैं हम जो अप्रोप्रिएट मेजर्स हैं, हम इस तरह के अप्रोप्रिएट मेजर्स हम लेंगे एफबीआर के अंदर, और इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल, जिसमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हम डिजाइन करेंगे ताकि करप्शन के खिलाफ जो है वो जिहाद किया जा सके, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करप्शन के खिलाफ लड़ा जाए, और जो इम्प्लाइज हैं उनकी जो ऑनेस्टी है, जो उनकी इंटेग्रिटी है, उसे टाइम टू टाइम वेरीफाई किया जा सके कि वो सही, सालिम, नेक, ईमानदार, पाक, अच्छी तरह अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं या किसी और तरफ वो निकल गए हैं। ठीक है, इस तरह के कहते हैं हम प्रोसीजर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो डिजाइन करेंगे और फिर उन्हें अप्लाई भी करेंगे, which shall be made one of the criterion for the promotion and incentives। और कहते हैं और ये क्राइटेरिया जो भी लोगों को प्रमोशन दी जाएगी, उन प्रमोशन के लिए या इंसेंटिव जिसे भी मिलेगा, इंसेंटिव लेने के लिए या प्रमोशन देने के लिए जो मेन क्राइटेरिया होगा ये यही होगा कि जो लोग हैं उनकी इंटेग्रिटी का लेवल क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ मैं आपको बता दूं, जैसे एफबीआर है तो उसने एक इंटरनल डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इंटरनल ऑडिट बनाया हुआ है। ठीक है, डायरेक्टोरेट जनरल इंटरनल ऑडिट, डायरेक्टोरेट कहते हैं ऑफिस को, एक ऑफिस बनाया हुआ है मेन उसने, जो इंटरनल जितना भी पूरे पाकिस्तान में एफबीआर के ऑफिस हैं उनका इंटरनल ऑडिट करता है, इनसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट करता है। जो एक्सटर्नल ऑडिटर होते हैं वो दूसरे होते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट या दूसरे लोग, या हुकूमत जैसे करती है, जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑडिट करती है, वो एक्सटर्नल हो गया। तो इंटरनल हो गया जो एफबीआर के अपना ही डिपार्टमेंट है, जो अपने ही एम्प्लॉइज का ऑडिट करता है, दिस इज द इंटरनल ऑडिट। तो इस तरह से तो वो ये कहते हैं कि हम इस तरह से इंटरनल कंट्रोल्स बनाएंगे, इंटरनल प्रोसीजर या सिस्टम बनाएंगे, कंट्रोल को हम ये कह सकते हैं, उन्हें लागू करेंगे ताकि करप्शन को के खिलाफ जिहाद किया जा सके, लड़ा जा सके, और ऑर्गेनाइजेशन और जो इम्प्लाइज हैं उनकी भी इंटेग्रिटी, उनकी ऑनेस्टी टाइम टू टाइम जो है वो मैयर की जा सके, चेक की जा सके, और फिर ताकि उसी ऑनेस्टी और डिग्निटी को देखते हुए ये क्राइटेरिया के तौर पे भी काम करेगा इम्प्लाइज को इनामात देने में और उन्हें आगे तरक्की देने में। यहाँ पे जिनका शेरू का सवाल था, शेरू समझ अब आ गया आपको? शेरू क्विकली रिप्लाई यस सर, करो। यस सर, यस सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आगे वो कहता है कि एच, टू रीडेजिग्नेट एग्जिस्टिंग पोस्ट विद इट्स jurisdiction, prepare job description of any post and create post in accordance with the rules। वो कहते हैं टू रीडेजिग्नेट एग्जिस्टिंग पोस्ट विद इन इट्स jurisdiction। jurisdiction कहते हैं हदूद को, दायरा इख्तियार को। ठीक है, कानूनी तौर पे जो हमारा दायरा इख्तियार है, जो हमारी कानून हदूद है, वो कहते हैं जो हमारे पास जो पोस्ट मौजूद है, मतलब जो हमारे पास डेजिग्नेशन मौजूद है जो हम एफबीआर के पास, तो एफबीआर के पास ये भी इख्तियार है कि उन डेजिग्नेशन को जो है वो रीडेजिग्नेट करे, मतलब उन्हें तब्दील कर दे, उनका नाम तब्दील कर दे। मिसाल के तौर पे जैसे पुराने जमाने में होता था, जब सीबीआर होता था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इंस्पेक्टर इनकम टैक्स,
असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स, ठीक है। तो फिर बाद में क्या हुआ, इनलैंड रेवेन्यू में नाम उसका चेंज हो गया, तो फिर आपकी पोस्ट रीडेजिग्नेट हुई कैसे, आप कहलाए इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू, असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, ठीक है। तो इस तरह वो कोई भी जो पोस्ट है वो उसे एफबीआर रीडेजिग्नेट कर सकता है। जैसे कस्टम इंस्पेक्टर की पोस्ट थी, कस्टमर वैल्यूएशन अप्रेजल अप्रेजिंग ऑफिसर, तो उसे नाम चेंज करके उन्होंने वैल्यूएशन ऑफिसर रख दिया। तो इस तरह किसी भी पोस्ट को रीडेजिग्नेट करना वो एफबीआर की के दायरा इख्तियार में है। या फिर वो कहते हैं कोई भी नई जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार करना किसी भी पोस्ट की, एंड क्रिएट पोस्ट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स, और रूल्स के मुताबिक जो है वो पोस्ट क्रिएट करना, ये भी एफबीआर का दायरा इख्तियार है। जॉब डिस्क्रिप्शन आप पढ़ चुके हैं, वो कहते हैं कोई भी जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो किसी भी पोस्ट की तैयार करना और फिर उस जॉब को भी क्रिएट करना एफबीआर रूल्स के मुताबिक, तो ये भी एफबीआर का दायरा कार है। सिंपल सादे लफ्जों में वो ये कहना चाह रहे हैं कि एफबीआर के पास ये इख्तियार है, कोई भी अगर नई जॉब क्रिएट करना चाहे एफबीआर तो कर सकता है, ठीक है। और क्रिएशन के साथ साथ आल्सो वो ये भी कह रहे हैं कि कोई पुरानी अगर कोई जॉब ऑलरेडी मौजूद है, वो इस काबिल नहीं है, तो उसे एफबीआर रीडेजिग्नेट भी कर सकता है। और जो जॉब एफबीआर ने क्रिएट करनी है, तो उसके लिए जॉब डिस्क्रिप्शन भी एफबीआर जो है वो बना सकता है, तय कर सकता है, लिख सकता है, ठीक है। चले आगे यहां से। ठीक है, इट इज ओके। जल्दी से बताएं यार, जल्दी से बताएं ताकि हम आगे मूव करें। ठीक है, और आगे वो कहते हैं। सर जी जी जी। सर आपने पढ़ाया था एक कंट्रोल कम्पैक्ट करप्शन, और उसके बाद फिर हमने नीचे पढ़ा इंटरनल कंट्रोल टू कम्पैक्ट करप्शन। सर ये क्या फंक्शन है, ये अलग अलग है? कंट्रोल कहाँ पे पढ़ा हमने, ऊपर पढ़ा है अभी। हाँ जी जी जी, ऊपर पढ़ा था। एक दफा हमने पढ़ा है कंट्रोल कम्पैक्ट करप्शन, और फिर दूसरी दफा हमने पढ़ा इंटरनल कंट्रोल टू कम्पैक्ट करप्शन। वो कहते हैं कि हम इंटरनल कंट्रोल्स, आपने तो अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, इंटरनल कंट्रोल एक अलग सी चीज है, एक अलग सा सब्जेक्ट है पूरा। इंटरनल जैसे तो कंट्रोल ये लेते लेता होंगे ना। नहीं, इंटरनल कंट्रोल तो एक अलग चीज का नाम है ना, कि हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है वो लागू करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि हम जो है वो इंटरनल जो करप्शन है उसे उससे लड़ाई कर सकें, उसे रोक सकें, या हम जो उसी विद को ये इन द कहना चाह रहे हैं डिपार्टमेंट होती है। अंदरूनी जो करप्शन है उसे रोका जा सके। किस तरह रोका जाएगा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को इस तरह से डिजाइन और मेक किया जाएगा कि वो पकड़ सकें उस करप्शन को, उससे उसे रोक सकें। जी 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 ठीक है। दिस इज द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अच्छा, आगे वो कहता है कि टू इंट्रोड्यूस एंड मेंटेन अ सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, हम एक एहतसाब का जो पूरे का पूरा जो है वो परफॉर्मेंस कितनी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, परफॉर्मेंस के एहतसाब का पूरा निज़ाम लेके आएंगे, उसे जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे, मुतारिफ करवाएंगे एफबीआर के अंदर। वो कहते हैं कि पूरे का पूरा हम निज़ाम मुतारिफ करवाएंगे एहतसाब का, किस चीज के एहतसाब का, परफॉर्मेंस के एहतसाब का, कि आपने कितनी परफॉर्मेंस दी, कितना आपने परफॉर्म किया। ये वही बातें जो एचआर वाली हैं कि आपकी परफॉर्मेंस मेजर की जाएगी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे मैं अब हेडिंग्स नहीं लिखवाऊंगा ऑनेस्टली, क्योंकि आप हेडिंग्स मैंने बनानी सिखाई हैं, सिंपल जुबान में यहाँ पे लिखे अपने वहां पे पेजेस पे कि एफबीआर एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम डिजाइन करेगा। एम्प्लॉइज की कंपिटेंसी, उनका रवैया, कंडक्ट ऑफ द एम्प्लॉइज की बिहेवियर कैसा है वर्क प्लेस पे, उसे जांचने और जानने के लिए एफबीआर उसे इंट्रोड्यूस करेगा, मेंटेन करेगा, इंप्लीमेंट करेगा, डिजाइन करेगा इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। क्या डिजाइन करेगा, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मेथड, या परफॉर्मेंस मेजरमेंट मेथड, ठीक है, या परफॉर्मेंस एवेल्युएशन मेथड, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट आएंगे सारे एचआरएम वाले, जो भी आप हेडिंग अपनी मनपसंद बनाना चाहें। आगे वो कहता है कि टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ ऑल द फिस्कल लॉज फॉर द टाइम बीइंग फोर्स एंड एक्सरसाइज ऑल पावर्स प्रोवाइडेड अंडर द प्रोविजन ऑफ फिस्कल लॉज and to take any action, make policy, issue rules or guidelines for the purpose to make the implementation of the fiscal laws clearer, transparent, effective and convenient। आप आज तक यही समझते आए। आवाज आ रही है मेरी आप सबको?
ठीक है, आप आज यस तक, सर। ठीक है, आप आज तक यही समझते आए कि एफबीआर जो है वो एक टैक्स कलेक्शन बॉडी है। ठीक है, इसका मेजर काम टैक्स कलेक्शन है, ज्यादा इसका काम यही है। लेकिन एफबीआर का मतलब है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब है महसूल। रेवेन्यू का मतलब दूसरा है आमदनी, उर्दू में पहला मतलब है महसूल, दूसरा मतलब है आमदनी। और महसूल या आमदनी किसी भी तरीके से हो सकती है, वो टैक्स रेवेन्यू भी हो सकता है, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू भी हो सकता है। ठीक है, तो एफबीआर सिर्फ जो है वो टैक्स रेवेन्यू को नहीं, बल्कि और भी किसी तरह के महसूल को, और भी किसी तरह की आमदनी को जो है वो उसके लिए भी एफबीआर काम कर सकता है, कि उसका, क्योंकि उसका नाम ही है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, आपका नाम ही है इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू, कि आप किसी भी रेवेन्यू के लिए काम कर सकते हैं। वो रेवेन्यू जो हुकूमत कलेक्ट करेगी, कल को वो ज़कात भी हो सकती है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है वो। तो इस तरह से जो है ये एक रेवेन्यू कलेक्शन डिपार्टमेंट है, हुकूमत का एक रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम है जिसका नाम है एफबीआर। तो इसी चीज को वो यहाँ पे कहते हैं कि एफबीआर क्या करेगा, टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ ऑल फिस्कल लॉज। वो कहते हैं कि एफबीआर इंप्लीमेंट करेगा जो शराइत हैं, जो शिके हैं, तमाम जो है इक्तसादी कवानीन की है, तमाम इकोनॉमिक लॉज जो हैं उनकी जो जो प्रोविजंस हैं, जो उनकी शिके हैं, उन्हें एफबीआर जो है वो इंप्लीमेंट करेगा, जो उस वक्त में जो इन्फोर्स होंगे, एंड एक्सरसाइज ऑल पावर्स प्रोवाइडेड अंडर द प्रोविजन ऑफ फिस्कल लॉज। वो कहते हैं किसी भी जो है वो जो फिस्कल लॉ है, जो इक्तिसादी कानून है, उसके अंदर जो भी एफबीआर को पावर्स दी जाएंगी, यानी उस कानून में जो भी एफबीआर को पावर्स दी जाएंगी, एफबीआर उन पावर्स को इंप्लीमेंट करेगा, उन्हें इन्फोर्स करेगा, उन पावर्स के मुताबिक एक्शन लेगा, उन पावर्स के मुताबिक पॉलिसीज बनाएगा, उन पावर्स के मुताबिक रूल्स एंड गाइडलाइंस बनाएगा, उन पावर्स के को यूज करते हुए फॉर द पर्पस टू मेक इंप्लीमेंटेशन ऑफ ट्रांसपेरेंट फिस्कल लॉज क्लियर, ट्रांसपेरेंट, इफेक्टिव एंड कन्वीनियंट। तो एफबीआर को अगर किसी भी फिस्कल लॉ के अंडर कोई भी पावर मिलती है, तो एफबीआर के पास इख्तियार है कि उन पावर्स को यूज करते हुए कोई भी रूल्स बना ले, पॉलिसी बना ले, गाइडलाइन बना ले, ताकि वो जो फिस्कल लॉ जिसमें एफबीआर को जिम्मेदारी दी गई है, ताकि उस जिम्मेदारी को एफबीआर बेहतर तरीके से निभा पाए। जैसे कि एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं आपको दूं कि हुकूमत पाकिस्तान, जैसे अभी मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत ज्यादा मसला दरपेश आया फाइनेंशियल सेक्टर में, रियल एस्टेट सेक्टर में, ज्वेलर्स के सेक्टर में, ठीक है, अकाउंटेंट्स के सेक्टर में। तो फिर यहाँ पे मसला आ गया, पाकिस्तान में कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है, चाहे एफआईए है, नैब है, जिनके पास फाइनेंस की इस एरिया की इतनी ज्यादा एक्सपर्टी हो। तो उन्होंने सोचा कि एफबीआर जो है इसके पास फाइनेंशियल सेक्टर की बहुत एक्सपर्टी है। जब एफएटीएफ जो है उसने शर्तें अपनी आयद की कि आप यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन बनाएं, मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसमें बहुत ज्यादा रकम बाहर जाती है, उसे बेहतर तरीके से इन्फोर्स करें। तो एफबीआर को फिर एफएटीएफ के अंडर हुकूमत पाकिस्तान ने एक एडिशनल फिस्कल जिम्मेदारी दी कि आप जो है वो टैक्स के अलावा, क्योंकि ये जैसे इस किस तरह इन्होंने जिम्मेदारी को निभाया, इस तरह से कि इन्हें जिम्मेदारी दी कि जितने भी डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस हैं, प्रोफेशंस हैं, उनके ऊपर जो है वो आप मनी लॉन्ड्रिंग की जो है वो 3 सेक्टर्स के अंडर, यानी जो रियल एस्टेट्स हैं, ज्वेलर्स हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, तो उनके ऊपर आप पॉलिसीज बनाएं, उनके ऊपर प्रोसीजर्स बनाएं, उन्हें आप ट्रैक करें, उन्हें ट्रेस करें, उनके ऊपर आप गाइडलाइंस बनाएं एम्प्लॉय के लिए, उनके लिए आप टैक्स पेयर के लिए गाइडलाइंस बनाएं, उनके लिए आप एसआरओज बनाएं। तो ये सारी की सारी, और फिर जो है बेहतर तरीके से जो है वो एफएटीएफ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की जो कंप्लायंस है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रिजीम की जो कंप्लायंस है, उसे बेहतर और बेहतरीन फॉर्म में एफबीआर जो है वो अपने जो जिस चीज में जिम्मेदारी दी है वो करे, ताकि जो है वो हम रिपोर्ट जमा करवा सकें एफएटीएफ को। तो एफबीआर ने स्पेशली इसके ऊपर एक पूरा का पूरा डायरेक्टोरेट, जिसे डीजी कहते हैं, डायरेक्टोरेट मतलब ऑफिस कहते हैं, तो डायरेक्टोरेट और डायरेक्टर जनरल पूरा का पूरा बनाया, यानी पॉलिसी बना के बनाया। उस तरह फिर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जो है वो रूल्स बनाए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के इन 3 सेक्टर से मतलब पॉलिसीज बनाई, एसआरओज बनाए, टीम्स डेवलप की, ठीक है, ठीक है, प्रोसीजर्स बनाए, एप्लीकेशंस बनाई, ठीक है, चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए, फॉर्म्स बनाए। तो इस तरह लोगों को एजुकेट करने के लिए वीडियोस बनाई। इस तरह से एफबीआर ने पूरे का पूरा ये किया। ये क्यों किया? क्योंकि इसके तहत, के तहत जो एफबीआर के पास
पावर है, और ये पावर एफबीआर के एक्ट में ऑलरेडी है। अगर ये पावर एफबीआर के पास ना होती पहले से यहाँ पे, तो एफबीआर कभी भी एफएटीएफ को ना कर रहा होता, बल्कि वो सिर्फ 2-3 टैक्स लॉ को इन्फोर्स कर रहा होता। तो यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि एफबीआर कल को कोई भी हुकूमत फिस्कल लॉ, कोई भी फिस्कल लॉ की जिम्मेदारी इसे दे देती है कि आप इसे निभाएं, वो एफबीआर उसे निभाएगा, क्योंकि ये एक फाइनेंशियल फोर्स है, ये एक रेवेन्यू की फोर्स है, तो कुछ भी है हुकूमत इसे एडिशनल जिम्मेदारी दे सकती है। आगे वो कहता है कि टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन परसुएंट टू ट्रीटी रेजोल्यूशन और एनी इंटरनेशनल कमिटमेंट, वो कहते हैं कि एफबीआर जो है वो कोई भी जो इंटरनेशनल जिम्मेदारी है, ऑब्लिगेशन है, किसी भी ट्रीटी के हवाले से, किसी भी करारदाद के हवाले से, जो आलमी करारदाद है, या किसी भी इंटरनेशनल मुआहदे के हवाले से या प्रॉमिस के हवाले से, एफबीआर उसे निभाएगा। एफबीआर को अगर जिम्मेदारी दी जाती है, तो एफबीआर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को या इंटरनेशनल किसी भी ट्रीटी को, ट्रीटी यूज होता है लफ्ज मुआहदे के लिए, ठीक है, जब दो मुल्कों में लफ्ज जो एग्रीमेंट होता है, तो उसके लिए जो लफ्ज है ज्यादातर जो यूज होता है वो ट्रीटी होता है। दो मुल्कों के माबेन जब मुआहदा होता है उसे ट्रीटी कहते हैं, ठीक है, ट्रीटी कहते हैं, एग्रीमेंट भी कह लेते हैं, कन्वेंशन भी कह लेते हैं। जब दो या दो से ज्यादा मुल्कों के दरमियान जब मुआहदा इंटरनेशनल हो, तो उसके लिए कभी लफ्ज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बल्कि लफ्ज ट्रीटी, एग्रीमेंट या कन्वेंशन जो है वो यूज होता है, सॉरी। तो वो कहते हैं कि एफबीआर जो है कोई भी आलमी जो मुआहदा है, ठीक है, कोई भी ट्रीटी है इंटरनेशनल, कोई भी इंटरनेशनल करारदाद है, या कोई भी इंटरनेशनल प्रॉमिस है, एफबीआर उसे भी निभाएगा अगर ये हुकूमत इसे जिम्मेदारी देगी। जैसे कि हमारे पास पूरी दुनिया का टैक्स जो है वो कंट्री टू कंट्री टैक्सेशन का मुआहदा है। अगर पाकिस्तान में आप टैक्स देते हैं तो यूके में नहीं देंगे, डबल टैक्सेशन का मुआहदा है। जैसे दो दो मुल्कों के शहरी हैं, दो दो जगह बिजनेस कर रहे हैं, तो डबल टैक्सेशन का मुआहदा है। ऐसे और बहुत सारे मुआहदे हैं, तो एफबीआर उन पे अमल करता है। डायरेक्टोरेट ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन बना हुआ है, इस्लामाबाद में पूरा ऑफिस है। तो जैसे अभी ऊपर मैंने एग्जांपल दी, एफएटीएफ के अंडर इन्होंने जो हमारी एफएटीएफ के साथ कमिटमेंट्स थी कि हमारे 26 पॉइंट्स क्लियर हैं, इतने पॉइंट्स पे हम काम कर रहे हैं, तो उसे एफबीआर ने निभाया है। और बहुत ज्यादा इसमें किरदार एफबीआर का था, जिसकी वजह से हम ग्रे लिस्ट से जो है व्हाइट लिस्ट में आ पाए वापिस। तो इसी वजह से कि हमने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को, इंटरनेशनल ट्रीटी को जो है वो जो एफएटीएफ से रिलेटेड थी, हमने उसे फुलफिल किया। इसी के तहत हमें ताकत मिली, एफबीआर को इसी के तहत ताकत मिली, इसी के तहत ताकत मिली, ठीक है। इंटरनेशनल में इसके तहत ताकत मिली, और डोमेस्टिक में इसके हम कह सकते हैं कि इसके तहत ताकत दी जा सकती है किसी भी दूसरे फाइनेंशियल एरियाज के हवाले से, ठीक है। आगे वो कहते हैं कि टू एस्टेब्लिश ए फाउंडेशन एंड फंड रिलेटिंग देयर टू सो एज टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड फैसिलिटेट द एम्प्लॉइज, ठीक है, to support and facilitate the employees and for the welfare of serving and retired employees and their families, and to create, establish, organize, assist in the social and cultural activities। वो यहाँ पे जनाब ये कहते हैं कि एफबीआर सिर्फ ये का फंक्शन जो ऊपर दिए हैं वो परफॉर्म नहीं करेगा, बल्कि एफबीआर जो है वो एक फाउंडेशन भी क्रिएट करेगा, ताकि जो उसके एम्प्लॉइज हैं, उसके जो वर्क फोर्स हैं, उन्हें कोई समाजी मसला है, उन्हें कोई किसी भी तरह का दूसरा इशू है, तो वो एफबीआर फाउंडेशन जो है वो सॉल्व कर पाए। यहाँ पे वो कहते हैं कि एफबीआर एक फाउंडेशन एस्टेब्लिश करेगा। फाउंडेशन मींस कोई एफबीआर जो है तंजीम बनाएगा एम्प्लॉइज के वेलफेयर के लिए, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एंड फंड रिलेटिंग देयर टू सो, और फिर उसे फंड्स भी प्रोवाइड करेगा टू सपोर्ट एंड फैसिलिटेट टू द एम्प्लॉइज एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ सर्विंग एंड रिटायर्ड एम्प्लॉइज, जो हाजिर सर्विस हैं और जो रिटायर एम्प्लॉइज हो सकें, ताकि उनकी फलाह बहबूद की जाए, एंड देयर फैमिलीज, उनकी फैमिलीज की फलाह बहबूद की जाए, एंड क्रिएट, establish, organize, assist in the social and cultural activities, ताकि इसके अलावा जो है वो जो समाजी या जो है वो कल्चरल जो है वो सकाफती जो सरगर्मियां हैं उसे भी जो है वो सर अंजाम दे पाए। तो एफबीआर ने, सादा जुबान में ये दिखा देता हूँ, एफबीआर ने एक फाउंडेशन बनाई हुई है जिसका नाम है एफबीआर फाउंडेशन, ठीक है, जो भी इम्प्लाइज की वेलफेयर के हवाले से जो मामलात हैं, अच्छा, हर जो इदारा होता है ना वो अपने एम्प्लॉइज के वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ करता है। जैसे आर्मी ने बनाई हुई है फौजी फाउंडेशन,
तो इस तरह बहुत सी इदारों की वापडा की फाउंडेशन है, बहुत सारे इदारों की फाउंडेशन बनी हुई है। तो एफबीआर को भी इम्प्लाइज का ख्याल आया, तो इन्होंने कहा कि एफबीआर फाउंडेशन हम बनाते हैं, तो वो इन्होंने बनाई। तो इसका मकसद उनका यही है कि ताकि इम्प्लाइज जो हाजिर सर्विस है और जो रिटायर हैं या इम्प्लाइज के बच्चे हैं, एजुकेशनली किसी को स्कॉलरशिप देनी है, तो ये सब चीजें उनकी वेलफेयर हो पाए, तो उन्हें जो है वो उनकी फलाह बहबूद जो है वो ये ऑर्गेनाइजेशन कर पाए। तो यहाँ पे जैसे लिखा भी हुआ है कि जो लोगों को फायदा पहुंचाने वाला है वो जमीन पर बाकी रहता है। कुरान पाक की आयत का हवाला दिया हुआ है, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाए। ठीक है, तो ये एफबीआर फाउंडेशन है और ऑनेस्टली ये बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं भाग रहा हूँ इतने साल से, इसका ऑफिस मुझे मिल जाए, मुझे वही जो है बड़ी मुश्किल से मिला। तो अभी तक ये एक डेड फॉर्म में पड़ी हुई है। ठीक है, मैं सोच रहा था कि मुझे पीएचडी की स्कॉलरशिप मिल जाएगी, मैंने टैक्सेशन में थीसिस लिखा है, तो इसका कुछ पता नहीं है कि इस टाइम ये कहाँ पे है, मतलब ये फाउंडेशन बस। तो यहाँ पे एक तो ये है कि दूसरा ये है कि इम्प्लाइज की जो कानून में लिखा हुआ है वेलफेयर के लिए और उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए, जो सर्विंग और रिटायर एम्प्लॉय है उनके लिए ये काम करेगी, सादा जुबान में। तो आगे वो कहते हैं कि टू क्रिएट ए सरप्लस पूल ऑफ एम्प्लॉइज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जो एम्प्लॉइज का सरप्लस सरप्लस पूल है वो भी क्रिएट करेगी जब और कभी रिक्वायर हुआ। इसका क्या मतलब है, मतलब इसका क्या मतलब है? सरप्लस पूल का मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। सरप्लस का मतलब होता है इजाफी, इजाफी एडिशनल। और पूल का मतलब है एक जगह जहाँ पे जमा करना, जैसे पानी को जमा कर लेते हैं पूल में। तो इस तरह वो कहते हैं कि अब सम टाइम होता है ऐसे है कि फॉर एग्जांपल ऐसे होता है कि मिसाल के तौर पे कि पूरा सिस्टम डिजिटलाइज हो जाता है एफबीआर का, या एक नया डिपार्टमेंट बन जाता है, या फिर हमारे पास इम्प्लाइज बहुत एक्स्ट्रा हो जाते हैं। इस टाइम 21,000 इम्प्लाइज हैं एफबीआर के। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो है वो हमें सिर्फ इस टाइम 10,000 इम्प्लाइज की जरूरत है और बाकी जो 11,000 इम्प्लाइज हैं वो बेकार बैठे हैं। तो फिर हम सरप्लस पूल बना देंगे, उस पूल में जो है वो 10,000 11,000 जो रिमेनिंग इम्प्लाइज है उन्हें फेंक देंगे, उन्हें डाल देंगे। अब हम सोचेंगे कि जो ये सरप्लस पूल है इसके जो इम्प्लाइज हैं अब इन्हें कहाँ शिफ्ट करें, क्योंकि हुकूमत के मुलाजिम हैं हम, तो हुकूमत ये भी कर सकती है अब यहाँ पे जरूरत है कस्टम्स में तो वहां भी भेज सकती है, या सरप्लस पूल में अगर पड़े हैं इम्प्लाइज तो उन्हें निकाल के किसी और इदारे में भी भेज सकती है। जैसे हुकूमत कह दे कि जी आप किसी और जगह चले जाओ, जैसे हुकूमत एविएशन में चले जाओ, एयरपोर्ट पे सर्विस दे दो, या आप जो है वो पुलिस में चले जाओ, ईटीसी इंस्पेक्टर्स को कह दो आप फालतू हैं यहाँ पे कहीं और चले जाएं। तो इस तरह जो है वो इजाफी जो लोग होते हैं, जो उनका मजमुआ होता है जहाँ पे इजाफी लोगों को एक पूल बना देता है, वहां पे डालते जाते हैं, फिर वहां से अब ये सोचा जाता है कि यहाँ से उठा के एम्प्लॉइज को कहाँ लेके जाए। तो इस चीज को कहते हैं सरप्लस इजाफी पूल, जमा करना एम्प्लॉइज को। वो कहता है एफबीआर जो है वो सरप्लस पूल भी क्रिएट करेगा जब कभी एफबीआर को इसकी जरूरत हुई। दिस इज द फंक्शन ऑफ एफबीआर। ठीक है, सरप्लस पूल बना के फिर उसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में या डिफरेंट जगहों पे जो है वो एम्प्लॉइज को कर दिया जाता है। ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट यानी एफबीआर के बाहर भी जा सकते हैं, एफबीआर के किसी दूसरे हिस्से में भी जा सकते हैं। कहीं एक जगह पे सरप्लस पूल हो गया तो दूसरी जगह पे भी उन्हें भेजा जा सकता है, हुकूमत भी उन्हें उठा के किसी और जगह लेके जा सकती है। ठीक है जी, आगे हम सरप्लस पूल क्रिएट हुए हैं बहुत दफा, जैसे वापडा में अक्सर सरप्लस पूल हुआ है। इसकी एग्जांपल अगर दे दूं फिर नाराज हो जाएंगे बच्चे। जैसे कि मैं बताता हूँ कि जैसे कि हमारा जो डैम बना था ना कालाबाग डैम, जैसे मैंने आपको बताया था वापडा के दो विंग हैं, वाटर विंग और पावर विंग। तो जब जो वाटर विंग है, तो कालाबाग डैम सबसे बड़ा डैम बना था, दुनिया के बड़े डैमों में से है वो प्रोजेक्ट। तो उसके लिए इन्होंने तमाम एम्प्लॉइज भी भर्ती कर लिए, तमाम जो है वो इंजीनियर्स भर्ती कर लिए, तमाम जो अमला चाहे इंजीनियर्स एम्प्लॉइज सारे लोग जो है इन्होंने हायर कर लिए वापडा ने, वाटर विंग वालों ने। बाद में वो उस पर सियासत ऐसी हुई कि वो जो है वो कैंसिल हो गया, वो प्रोजेक्ट जो है वो खत्म हो गया काला बैग डैम बनने का। तो फिर जो अब इतने एम्प्लॉइज थे वो कहाँ गए, कहाँ जाते? तो फिर एक सरप्लस पूल बनाया वापडा ने, उस सरप्लस पूल में पहले डाला उन एम्प्लॉइज को। फिर पूरे मुल्क में जहां जहां वापडा के ऑफिस हैं, फिर उस पूरे मुल्क में जो है फिर उन वापडा वाले ऑफिस में उन एम्प्लॉइज को जो खपाया।
ठीक है, बिजली वाले जितने भी दफ्तर हैं उन जगहों पे किसी को एडमिन की पोस्ट पे लगाया, किसी को कहाँ लगाया, किसी को कहाँ लगाया, पूरे मुल्क में उन्हें उस तरह फिर लगाया, फेंका उन्हें। तो वो इस तरह से सरप्लस पूल, क्योंकि वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया, एम्प्लॉइज एक्स्ट्रा थे और बिठा तो नहीं सकते थे, निकाल भी नहीं सकते थे, वो परमानेंट एम्प्लॉइज थे, तो फिर इस तरह उन्हें सरप्लस पूल में जो है वो डाल के फिर मुल्क भर में उन डिफरेंट लोकेशन पे एलोकेट किया, ट्रांसफर किया। दिस कॉन्सेप्ट इज दी relate to the surplus pool, and we can move toward the our next section, next class, that is or to make regulation policies program strategies in order to carry out the purpose of this act। वो कहते हैं कोई भी रेगुलेशन हम बना सकते हैं, यहाँ से पावर मिलती है एफपीआर को, कोई भी रेगुलेशन बना सकते हैं हम, कोई भी पॉलिसी बना सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम जो है हम डेवलप कर सकते हैं। किससे रिलेटेड भाई? यार जो एफबीआर के ऑब्जेक्टिव है, सेक्शन से रिलेटेड, इन चीजों से रिलेटेड जो पावर दी गई है एफबीआर को। उसमें के पैम्पर ठीक है, तो इस तरह से वो कहते हैं कि कोई भी हम जो है वो रेगुलेशन बना सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं, कोई भी पॉलिसी बना सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसे एफबीआर कितने प्रोग्राम्स हैं जो एफबीआर ने बनाए हुए हैं, जो वेबसाइट पे आपको मिलते हैं, इतने सारे, ढेरों सारे। तो कोई भी हम प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रेटजी, हिकमत अमली डिजाइन कर सकते हैं। किस लिए? ताकि इस एक्ट को जो है, ये जो एक्ट है ऊपर एफबीआर एक्ट, ताकि बेहतर तरीके से जो है इस एक्ट को इन्फोर्स किया जा सके मुल्क में। अगर हमारे पास रेगुलेशन बनाने की, पॉलिसी बनाने की, प्रोग्राम डिजाइन करने की, स्ट्रेटजीज बनाने की पावर ही नहीं होगी, फिर एफबीआर किस तरह से बेहतर तरीके से काम करेगा? फिर तो हुकूमत के बाद भाग भाग के हर चीज के लिए जाना पड़ेगा। तो ये रेगुलेशन, पॉलिसी, प्रोग्राम, स्ट्रेटजीज बनाने का इख्तियार जो है वो एफबीआर को दे दिया गया। अब ये 4 पॉइंट बनते हैं, 4 फंक्शन आप कह सकते हैं। तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं जिस तरह आप लिखना चाहें कि FBR have the power to make regulation, FBR have the power to make policies, FBR have the power to design the programs and implement that programs, FBR the power to design the strategies for the betterment of the tax system in Pakistan। ठीक है, for the better tax collection। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं, वो ये कहते हैं यहाँ पे कि जी टू इंगेज एनी पर्सन और एंटिटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। वो कहते हैं कि हम, ये नहीं है कि सरकारी इदारा है तो परमानेंट पे ही हायर करना है। वो कहते हैं एफबीआई का ये भी फंक्शन है कि वो किसी भी बंदे को इंगेज कर सकता है, या किसी भी एंटिटी को, यानी किसी भी बॉडी को, कंपनी को, या कुछ भी हो सकती है, किसी भी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट पे जो है वो हायर कर सकता है to carry out assignment for the consultancy in accordance with the rules of the federal government। लेकिन सिर्फ एक चीज है, कंसल्टेंसी के लिए, सिर्फ कंसल्टेंसी के लिए किसी भी बंदे को जो है वो इंगेज कर सकता है, या किसी भी एंटिटी को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे हायर कर सकता है, ताकि एफबीआर को वो कंसल्टेंसी दे, एफबीआर को जो है वो खिदमात मुहैया करे। और ये कैसे होगा? वो कहते हैं ये वफाकी हुकूमत के रूल्स के एन मुताबिक जो है वो हायरिंग की, कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा उस कंसल्टेंसी एजेंसी से या उस इंडिविजुअल से जिसकी हमें कंसल्टेंसी की, मशवरे की जरूरत है। आगे वो कहते हैं कि टू रेगुलेट एंड इंटर इनटू एनी अरेंजमेंट्स। एफबीआर जो है वो टू रेगुलेट एंड इंटर इनटू एनी एग्रीमेंट, एफबीआर जो है वो किसी भी मुआहदे में इंटर हो सकता है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट अंडरस्टैंडिंग विद एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन और डोनर एजेंसी और काउंटर पार्ट एंटिटी विद द अप्रूवल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। यहाँ पे वफाकी हुकूमत की मंजूरी के साथ मशरूत एफबीआर को ये ताकत दी गई है, किसी भी बैरून मुल्क के इक्विवेलेंट टैक्स डिपार्टमेंट, जैसे बरतानिया में है HMRC, हर मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम, जैसे अमेरिका में है IRS, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस, जैसे इंडिया में है इनकम टैक्स, जैसे वहां भी इनलैंड रेवेन्यू सर्विस है इंडिया में। तो एफबीआर किसी भी इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के साथ MOU साइन कर सकता है, किसी भी इंटरनेशनल एजेंसी के साथ जो है वो एग्रीमेंट जो है वो साइन कर सकता है, या भी किसी भी दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ एफबीआर जो है वो मुआहिदा, MOU, एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन उसके लिए शर्त है वफाकी हुकूमत की मंजूरी के साथ, उसकी मंजूरी के बगैर नहीं कर सकता, खुद इटसेल्फ अपनी इंडिपेंडेंट मर्जी में नहीं कर सकता। मंजूरी के बाद जो है वो किसी के भी साथ मुआहिदा, एग्रीमेंट, MOU वगैरह साइन एफबीआर कर सकता है, तय कर सकता है।
जैसे डबल टैक्सेशन के मुआहदे हैं 124 मुल्कों के साथ, शायद अगर मुझे सही तरह याद हो या गलत मैं कह रहा हूँ मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन बहुत सारे मुल्कों के साथ हमारे डबल टैक्सेशन के मुआहदे हैं, इंटरनेशनल हमारी ट्रीटीज हैं बहुत सारे मुल्कों के साथ टैक्स के हवाले से। ट्रीटीज के अलावा एमओयूज हैं बहुत सारे, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो सिर्फ इंटरनेशनल नहीं, पाकिस्तान में भी एफबीआर किसी के साथ एमओयू वगैरह साइन कर सकता है। जैसे बहुत सारी बिजनेस बॉडीज हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इस तरह बहुत, जैसे लम्स यूनिवर्सिटी होगी, यूनिवर्सिटीज के साथ किसी के साथ एफबीआर चाहे एमओयू कर सकता है साइन, इंटरनेशनल बॉडीज के साथ भी कर सकता है, लेकिन जो है वो इस तरह उसे मंजूरी लेनी पड़ेगी हुकूमत की, ठीक है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं, मेरे ख्याल में जो डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है वहां तो एफबीआर खुद कर सकते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होंगी उनके लिए हुकूमत की मंजूरी चाहिए होगी। आगे चलते हैं। टू क्रिएट फील्ड फॉर्मेशन ऑफ बोर्ड फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ फिस्कल लॉज एंड रेफर टू देम विद द अप्रोप्रिएट टाइटल्स। अब एफबीआर जो है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है, वो तो इस्लामाबाद में है। मतलब क्या है, मतलब बोर्ड है ना, एक बोर्ड, बोर्ड मींस पीपल्स का ग्रुप है। जैसे हमने पढ़ा था एचआरएम में, यहाँ पे दिल तो मेरा कर रहा है स्टॉप करूं, यहाँ पे मैं स्टॉप करूंगा। मुझे मुझे बताइए बोर्ड क्या होता है। एचआरएम में हमने बोर्ड क्या पढ़ा था, बोर्ड किसे कहते हैं? मैंने पैनल पढ़ाया था, बोर्ड पढ़ाया था। बोर्ड क्या होता है और पैनल क्या होता है, मुझे यहाँ बताएं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बताएं बताएं मुझे, बोर्ड बताएं जल्दी से। बोर्ड क्या होता है? बोर्ड बोर्ड वहां पे पैनल जो है वो दो से तीन बंदों का होता है, जो इससे ज्यादा लोग जिस पर मुश्तमिल होंगे वो बोर्ड कहलाएगा। एग्जैक्टली यही जो असद ने बताया कि बोर्ड जो है वो हमने पढ़ा था कि 3 से ज्यादा जो लोग होते हैं उनका जो ग्रुप होता है उसे बोर्ड कहते हैं। वो जो इंटरव्यू लेता है उसे बोर्ड इंटरव्यू कहता है। तो एफबीआर जो है ये बोर्ड है, मतलब कि इसमें 3 से ज्यादा लोग हैं जो इसके मेंबर हैं उस बोर्ड के। वो बोर्ड क्या है? रेवेन्यू का बोर्ड है, मतलब रेवेन्यू, आमदनी, महसूल, पैसा, माल इकट्ठा करने का वो बोर्ड है, जो मुल्क में इकट्ठा करेगा हुकूमत के बिहाफ पे। अब वो 7 लोग या 10 लोग या 20-15 लोग जो इसके मेंबर हैं, सिर्फ वो तो इकट्ठा नहीं करेंगे। जो सिर्फ वही बैठ के इस्लामाबाद में बैठे हैं, वो पूरे मुल्क में सातों भी भागना शुरू कर दें, 10-15 जितने मेंबर हैं। मुझे नहीं पता आप कितने मेंबर हैं, आपको बेहतर पता होगा मुझसे। तो वो जो लोग हैं सारे के सारे, क्या वही इकट्ठा करेंगे? वो तो कभी भी नहीं कर सकते। वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो फेडरल बोर्ड है, तो एफबीआर बोर्ड को ये पावर दी गई है कि वो फील्ड फॉर्मेशन क्रिएट करे, मुख्तलिफ फील्ड्स में अपने ऑफिस क्रिएट करे, हर लोकेशन पे, हर शहर में अपने ऑफिस क्रिएट करे, ताकि हमारी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ सके और जो इक्तिसादी कवानीन है उन्हें बेहतर तरीके से इन्फोर्स किया जा सके। और ये जो फील्ड ऑफिस क्रिएट होंगे, इन्हें अप्रोप्रिएट टाइटल्स, इन्हें प्रॉपर नाम दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे नाम दिया गया मुख्तलिफ जगहों पे, रीजनल टैक्स ऑफिस, टैक्स हाउस बहावलपुर, टैक्स हाउस लाहौर, रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर, कस्टम कलेक्ट्रेट इस्लामाबाद, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट नाम दिए गए हैं। सीटीओ कंपनी टैक्स ऑफिस, एलटीओ लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस। तो इस तरह से वो कहते हैं जो बोर्ड है वो अपनी आसानी के लिए फील्ड फॉर्मेशन क्रिएट करेगा आगे, और फील्ड फॉर्मेशन को मुख्तलिफ नाम और टाइटल जो है वो देगा, ताकि बेहतर तरीके से टैक्स ला या फाइनेंशियल फिस्कल ला इक्तिसादी कवानीन को जो है वो इंप्रूव किया जा सके, इन्फोर्स किया जा सके, सॉरी। ठीक है ना। टू सेट अप मैकेनिज्म एंड प्रोसेस दैट फैसिलिटेट्स रिमूवल ऑफ ग्रीवेंसेस एंड कंप्लेंट्स ऑफ द टैक्स पेयर। वो कहते हैं हम एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएंगे, एक ऐसा तरीकाकार बनाएंगे ताकि फैसिलिटेट किया जाए, सहूलत दी जाए, किसे टैक्स पेयर्स को सहूलत दी जाए, उनकी जो भी शिकायत हैं उनका ग्रीवेंसेस कहते हैं अजाला करना, उनकी कंप्लेंट्स का, शिकायत का अजाला किया जा सके। बेहतर तरीके से कैसे अजाला किया जा सकता है? जब बेहतर तरीके से प्रोसेसेस और सिस्टम्स बनेंगे। वो कहते हैं हम एक ऐसे मैकेनिज्म, ऐसे प्रोसेसेस, ऐसे सिस्टम्स डिजाइन करेंगे, एफबीआर ऐसे डिजाइन करेगा ताकि जो टैक्स पेयर है उसकी शिकायत का फौरी तौर पे अजाला किया जा सके। जिस तरह एफबीआर की वेबसाइट देखें, मैंने आपको पढ़ाया भी था, उसकी वेबसाइट के ऊपर जो है ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम है। इस तरह एफबीआर के ईमेल को यूज करके भी कंप्लेन कर सकते हैं। एफबीआर का एक फोन नंबर है जिसपे कंप्लेन की पूरी हेल्पलाइन है, पूरी टीम बैठी हुई है। तो इस तरह से एफबीआर ने इसी यहां से पावर लेते हुए सिस्टम जो है वो डिजाइन किए हैं टैक्स पेयर की कंप्लेन का अजाला करने के लिए। ये भी एफबीआर का एक फंक्शन है।
to carry out any other function, activity and act as decided and determined the board. यहाँ पे एक वसी तरह हमें चीज मिलती है, वो कहते हैं कि FBR जो है कोई भी इसके अलावा जो यहाँ ऊपर मेंशन नहीं है, यानी यहाँ पे जो ऊपर मेंशन नहीं है, इसके अलावा FBR कोई भी जो है वो दूसरा फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, कोई भी दूसरी सरगर्मी जो है वो कर सकता है जो ऊपर हमने मेंशन नहीं की, या कोई भी दूसरा अमल FBR कर सकता है। जो कौन डिसाइड करेगा? जो बोर्ड डिसाइड करेगा। जो इस्लामाबाद में बोर्ड बैठा हुआ है वो जो डिसाइड करेगा, तो FBR कोई भी एक्टिविटी दूसरी, कोई भी दूसरा फंक्शन जो ऊपर नहीं हम लिख सके, या कोई भी दूसरा अमल जो करना चाहे बोर्ड वो कर सकता है जो हम ऊपर लिखना भूल गए। यानी इस सिंपल वो ये कहना चाह रहे हैं, इसके अलावा FBR कोई भी फंक्शन, एक्टिविटी, अमल परफॉर्म करना चाहे जो हम जिक्र नहीं कर सके ऊपर, तो वो FBR कर सकता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो आगे वो कहते हैं जनाब, to enable electronic communication in respect of all taxation matters such as e-filing, ठीक है, e-payments, e-notices, e-notification, digital imaging, protocols और agreements as may be prescribed। वो कहते हैं कि FBR जो है कि enable करेगा, मतलब कोशिश करेगा उसे लागू करने की, बल्कि लागू करेगा, एनेबल करेगा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ताकि दुनिया जदीद हो रही है तो FBR पुराना नहीं रहना चाहता 1924 वाला FPSC की तरह। वो कहता है FBR जो है वो जदीद जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के मीन्स हैं उन्हें यूज करेगा, ताकि जो है वो जो ई-फाइलिंग है, ताकि रिटर्न जो है वो बेहतर तरीके से ऑनलाइन फाइल हो सके, जो पेमेंट्स हैं, अदायगियां हैं, वो भी ऑनलाइन हो सके, जो नोटिस हैं वो भी ऑनलाइन हो सके, जो नोटिफिकेशंस आपको मिल सके वो भी FBR की वेबसाइट में मिल सके, ताकि और डिजिटल इमेजिंग, ताकि स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स को आप ऑनलाइन अपलोड कर सके। इस तरह के प्रोटोकॉल्स, इस तरह के सिस्टम, इस तरह की चीजें, इस तरह के वेज जो है वो, इस तरह की टेक्नोलॉजिकल टूल्स या जो है वो पोर्टल्स FBR डिजाइन करेगा, ताकि ई फाइलिंग हो सके, ई पेमेंट्स हो सके, ई नोटिस मिल सके, नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ताकि मजमूई तौर पे जो टैक्सेशन के मैटर हैं वो आसानी से, क्विकली, इजीली डिजिटलाइजेशन को यूज करते हुए हो पाए, ठीक है, सोल्व हो पाए, अमल पैरा हो पाए। तो इसके लिए FBR जो है कुछ भी प्रोटोकॉल्स, यानी कुछ भी जो है वो चीजें डिजाइन करना चाहे वो कर सकता है, कुछ भी एग्रीमेंट जो है वो करना चाहे किसी भी के साथ भी, इन चीजों को करने के लिए तो FBR इन एग्रीमेंट्स को भी कर सकता है, ठीक है, ताकि डिजिटलाइजेशन को इंप्लीमेंट किया जा सके और उसके लिए, उसके जरिए जो है वो ई फाइलिंग, ई पेमेंट, ई नोटिस हो सके, लागू हो सके, ये कॉन्सेप्ट हो सके। यहां तक किसी को कोई मसला है तो बताए। टू परफॉर्म एनी अदर, फिर एग्जांपल मैं देता हूं आपको यहाँ पे, बल्कि दिखा देता हूँ वेबसाइट दिखाता हूं मैं आपको। जैसे यहाँ पे अगर वेबसाइट आप देखें FBR की, तो यहाँ पे इन्होंने डिजाइन किया हुआ है। पहले जमाने में क्या होता था, जो मुझे ऑफिस में पता चला है कि लोग कहते हैं गेट के बाहर खड़े होते थे लाइनों में, तो गोशवारे जमा करवाने के लिए, फिर दरवाजा बंद कर देते थे, फिर अंदर आते थे लोग। तो जब मैं आया FBR में, तो 2014 में, मैं तो अभी आया हूँ, तो 2014 में जो है वो रिटर्न जो है वो ऑनलाइन हो चुकी थी, शायद 8 में हो चुकी थी। 2014 में ये सिस्टम लॉन्च किया गया, आयरस का मतलब है विजडम। ये इसलिए लॉन्च किया गया ताकि जो है वो रिटर्न जो है वो आसानी के साथ जो है वो फाइल हो सके। जिस तरह एक ये खूबसूरत इंसान जो है कंप्यूटर पे बैठ के रिटर्न आपके सामने फाइल कर रहा है, ये वाला इंसान, तो इस तरह से जो है वो रिटर्न से इजीली जो है वो फाइल हो सके। तो FBR ने ये पोर्टल लॉन्च किया, और पावर कहाँ से मिली? वही सेक्शन से, वही क्लास से जो हमने अभी पढ़ी। तो इस तरह से आसानी होगी। लेकिन अब सिर्फ रिटर्न फाइल करना नहीं था, तो अब फ्यूचर में FBR ने कहा, और जिद्दत होती जा रही है, तो नोटिस जो है, जो यानी टैक्स पेयर को जो नोटिस जाते हैं, अब वो भी ऑनलाइन हो गए। अब आपकी ईमेल पे आपके जो पोर्टल का लॉगिन है टैक्स वाला, उसके अंदर ही आपको जो है वो नोटिस जो है वो आ जाते हैं। जो भी आपको जो मुतलका ऑफिसर होता है, कल को आप भी इंस्पेक्टर बनेंगे, तो आप जो है वो घरों में तो कॉपी भिजवाना चाहे तो भिजवा देंगे, लेकिन आप ऑनलाइन नोटिस ही भेजेंगे, वो आपके ऐसे मैसेज भी आ जाता है मोबाइल पे, और आपकी ईमेल में भी आ जाता है। तो अब नोटिस के अलावा अगला स्टेप इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि ऑनलाइन अपील्स को मुतारिफ करवा दिया, कि अब किसी ने अपील करनी है तो वो ऑनलाइन कर देगा। अब रिफंड लेना है, पहले एप्लीकेशन देनी पड़ती थी, वो भी ऑनलाइन हो गया, वो भी ऑनलाइन के ऑनलाइन एप्लीकेशन दे रिफंड की, तो वो भी ऑनलाइन हो गई। तो इस तरह बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारी चीजें अब तो कह रहे हैं कि असेसमेंट्स जो हैं, जैसे इंडिया में तो यहाँ तक हो रहा है कि जो
जो वीडियो लिंक पे जो है वो आई थिंक हेयरिंग भी हो जाती है, तो यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया था, इतना कामयाब नहीं हो सका, लेकिन वीडियो लिंक पे हेयरिंग तक जो है वहां पे इंडिया में चल रही है। तो दुनिया डिजिटलाइजेशन में आगे बढ़ना जा रही है, तो एफबीआर ने इसलिए अपने एक्ट में लास्ट में ये चीजें डाली हुई हैं कि हम इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को, इलेक्ट्रॉनिक मवासलाती निजाम को इम्प्लीमेंट करेंगे टैक्स मैटर्स में, ताकि जिनके जरिए ऑनलाइन फाइलिंग हो सके, ऑनलाइन अदायगियां हो सके, नोटिस जो है वो ऑनलाइन भेजे जा सके, टैक्स पेयर को कोई भी नोटिफिकेशन है वो भेजा जा सके, डिजिटल जो है वो स्कैनिंग वगैरह कर सके डॉक्यूमेंट्स की, और इस तरह के जितने भी प्रोटोकॉल्स डिजाइन करने पड़े, चीजें डिजाइन करनी पड़ी, एफबीआर वो करेगा, या कोई एग्रीमेंट्स में उसे जाना पड़ा तो वो उसे एग्रीमेंट्स को करेगा। ठीक है, ठीक है, एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो बोर्ड प्रिस्क्राइब करेगा, जो बोर्ड तय करेगा, वो उस तरीके से एफबीआर जो है वो ये चीजें करेगा। And to perform any other function entrusted from time to time by the federal government, वो कहते हैं एफबीआर इसके अलावा कोई भी दूसरा फंक्शन परफॉर्म करेगा टाइम टू टाइम जो हुकूमत पाकिस्तान का वो पिलर जो इंतजामिया है, जब हुकूमत इंतजामिया जो है उसे जो कहेगी, अदालत जो कहेगी, अदालत भी हुकूमत है वो भी परफॉर्म करेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली कोई कानून के जरिए हुक्म देती है तो वो भी करेगा, जो इंतजामिया है, जो फेडरल गवर्नमेंट है वो भी कोई हुक्म देती है टाइम टू टाइम, वो एफबीआर परफॉर्म करेगा, वो फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जी हमें मिलता है सारे का सारा फंक्शन एंड पावर्स ऑफ द बोर्ड, और आगे वो कहते हैं कि अगला पढ़ लेते हैं, टू परफॉर्म एंड एनी अदर द बोर्ड में वेयर अप्रोप्रिएट इशू। यहाँ पे वो कहते हैं कि बोर्ड के पास ये पावर है, ये उसका फंक्शन है कि वेयर अप्रोप्रिएट इशू स्टैट्यूटरी रूल्स एंड ऑर्डर्स, बोर्ड जो है जब जहां उसे जरूरत महसूस हुई वहां पे एसआरओ जो है वो इशू कर सकता है, कोई भी ऑर्डर्स इशू कर सकता है, कोई भी सर्कुलर्स मरासले इशू कर सकता है, या कोई भी हदायत जो है वो अमल दरामद के लिए, इन्फोर्समेंट के लिए, लागू करने के लिए जो है वो कोई भी जो है वो जो इक्तसादी कानून है उसकी कोई भी शिक जो है उसे लागू करने के लिए कोई भी हदायत वगैरह, एसआरओ वगैरह, मरासले वगैरह, कोई भी ऑर्डर्स वगैरह जो है वो एफबीआर इशू कर सकता है। ठीक है, ताकि आसानी के साथ जो है वो टैक्स लाज या फिजिकल लाज जो है वो इक्तिसादी कवानीन जो है वो इन्फोर्स किए जा सके। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है यार, देखो होता ऐसे है कि जब हर साल टैक्स ला आता है ना, या अगर मौजूदा टैक्स ला है तो बहुत सारे इशू में, क्योंकि आपको पता है टैक्स ला तभी अमेंड होता है जब फाइनेंस एक्ट आता है, जब असेंबली में अमेंडमेंट होती है। अब हर रोज तो ऐसे नहीं हो सकता कि हर रोज कोई टैक्स ला में इबहम है तो हर रोज असेंबली में भागो, अमेंडमेंट करवाओ, हर रोज भागो। तो फिर एफबीआर को ये पावर दी गई है कि वो कोई भी एसआरओ वगैरह इशू कर दे, कोई सर्कुलर इशू कर दे, मरासला इशू कर दे, कोई इंस्ट्रक्शन इशू कर दे, ताकि उस जो लॉ है उसकी जो क्लैरिफिकेशन के तौर पे या उसकी बेहतर इंप्लीमेंटेशन के तौर पे जिसमें वो मदद करे, वो मरासला वगैरह, वो एसआरओ उसकी क्लैरिफिकेशन दे दे, कहीं अगर इबहम है तो वो इबहम जो है एसआरओ के जरिए क्लियर किया जा सके। फिलहाल फिर फ्यूचर में जब प्रॉपर अमेंडमेंट होगी उसमें देख लेंगे, लेकिन एसआरओ या जो है वो उसके जरिए इस तरह से जो है वो एफबीआर जो है वो इशू कर सकता है, ताकि उस मुतलका टैक्स लॉ को जहाँ पे इबहम है बेहतर तरीके से लोगों को समझ आ जाए, उसकी क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, ये तो हो गया स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर। ठीक है, रूल्स एंड ऑर्डर, सॉरी स्टैट्यूटरी रूल्स एंड ऑर्डर, यानी कि वो जो लॉ से रिलेटेड है, स्टैच्यू कहते हैं लॉ को। ठीक है, उससे रिलेटेड जो है वो कोई भी हिदायत, कोई क्लैरिटी जारी करनी है वो एफबीआर एसआरओ की सूरत में जारी कर सकता है। इसके अलावा जो सिंपल जनरल ऑर्डर होते हैं, जैसे डेली बेसिस पे टैक्स पेयर के हवाले से कुछ भी ऑर्डर देना उनकी हेयरिंग का, तो एफबीआर इस तरह बोर्ड के पास भी पावर्स हैं, चेयरमैन के पास इस तरह कोई भी ऑर्डर इशू कर सकता है। स्टैट्यूटरी मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन के अलावा जो जनरल उसे ऑपरेशंस लाने के लिए ऑर्डर होते हैं वो इशू कर सकता है, कोई भी मरासले वगैरह इशू कर सकता है, सर्कुलर्स, ठीक है, कोई भी हिदायत वगैरह भी जो है इशू कर सकता है, ताकि इक्तसादी और जो है वो महसूली टैक्स लॉज की इम्प्लीमेंटेशन और इन्फोर्समेंट, उनकी अमल दरामदी मुल्क में जो है वो बेहतर बनाए। बहुत प्यार है मुझे उर्दू से, वो नाम है जिसका उर्दू हम जानते हैं, दाग सारे जहां में धूम हमारी जुबान की है। मुझे बहुत प्यार है उर्दू से, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ उर्दू में चीजें करूँ। द बोर्ड शैल परफॉर्म ऑल अदर फंक्शन असाइंड बाय द फेडरल गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट। वो कहता है कि द बोर्ड उन तमाम फंक्शन को भी परफॉर्म करेगा जो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो
उसे असाइन करेगी टाइम टू टाइम। इस एक्ट को बेहतर तरीके से, जिन फंक्शन को करके इस एक्ट को बेहतर तरीके से इस पे अमल किया जाए। तो इस तरह से, ठीक है, तो इस तरह से जो है वो ये हमारा खत्म होता है आज का फंक्शन ऑफ एफबीआर। इससे मैं थोड़ा सा, ठीक है, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा हम थोड़ा थोड़ा सा आगे मूव कर गए हैं। तो यहाँ पे जो है वो यहाँ तक थे फंक्शन, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक थे फंक्शन। और आई थिंक के ये भी इसी का हिस्सा है। हाँ, तो थोड़ा सा ये एडिशनल पावर्स के मुतालिक उन्होंने दे दिया। पावर्स और फंक्शन, ये भी फंक्शन में ही सॉरी कवर हो रहे हैं ये सारी चीजें। यहाँ तक सेक्शन 4 पूरा फंक्शन से रिलेटेड है। तो यानी ये आपने देख लिया कि यानी ये सारे एफबीआर के फंक्शन है। ऐसा इशू भी करना तो फंक्शन है ना। हुकूमत को ही जो है वो दूसरा फंक्शन असाइन कर देती है जिसपे एफबीआर को अमल करना है, वो भी तो फंक्शन है। दीज आर द फंक्शंस ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू व्हिच आर रिटन इन द legislature of the legislature of the FBR, which are mentioned in the FBR Act 2007 in section 4। सो ये हमारे वो सारे के सारे लीगल फंक्शंस हैं जो एफबीआर एक्ट हमें बताता है, जो हमने आज पढ़े। इसके अलावा हमें ये हमारी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने जो ऊपर पढ़ा है 2 जगहों पे कि एफबीआर इसके अलावा कोई भी फंक्शन, यहाँ पे देखें, एफबीआर कोई भी फंक्शन एक्टिविटी एक्ट कर सकता है जो भी बोर्ड जो है वो डिसाइड करे, या एफबीआर कोई भी दूसरा काम कर सकता है, फंक्शन परफॉर्म कर सकता है जो हुकूमत उसे कहे करने का। ठीक है, तो इस वजह से और बहुत सारे दूसरे फंक्शन हैं, क्योंकि ये कानून 2012 का है, ये लेटेस्ट वर्जन है, लास्ट अमेंडमेंट 2012 में हुई है। क्योंकि यहाँ पे पावर दे दी गई है कि एफबीआर इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन कर सकता है जो बोर्ड डिसाइड करे, जो हुकूमत डिसाइड करे। तो इसलिए जो है बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो हमें यहाँ पे फिलहाल जो एफबीआर करंट एरा में परफॉर्म कर रहा है, हमें यहाँ पे अगर नहीं भी मिलते तो क्योंकि अदर्स की वजह से कि दूसरे कर सकता है, एडिशनल पावर की वजह से एफबीआर ने फिर वेबसाइट पे दिए हुए हैं, तो हम वहाँ पे इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। और वो पढ़ेंगे हम दूसरे सेशन में, कल के सेशन में कौन कौन से एफबीआर फंक्शन परफॉर्म करता है, तो कल के सेशन में इंशाल्लाह हम वो पढ़ेंगे। और उन पे मैं कुछ आपको दिखाऊंगा अभी कुछ पिक्चर्स वगैरह कि ये फंक्शन जो है वो इस टाइम एफबीआर पर परफॉर्म कर रहा है। तो मकसद बताने का इतना सारा ये था पीछे से फेडरल गवर्नमेंट से शुरू होके कि हर वो काम जो एफबीआर कर रहा है दैट इज द फंक्शन। हर वो काम, हर वो जो अमल एफबीआर कर रहा है दैट इज द फंक्शन। एफबीआर एक सिस्टम है, ये बहुत बड़ा सिस्टम है पाकिस्तान का हुकूमती बॉडी का, एक अहम तरीन सिस्टम है जहां से हुकूमत को पैसा आता है। और ये जो एफबीआर हमारा जो सिस्टम है, जितने वो काम कर रहा है, चाहे वो यहाँ पे जो मेंशन हुए हैं, इसके अलावा अदर्स में उन्होंने कहा कि जो बोर्ड डिसाइड करेगा वो सारे के सारे एफबीआर के फंक्शंस हैं। अदर्स वाले जो है हम इंशाल्लाह कल वेबसाइट से जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एंड होता है आज का सेशन। अगर आपके पास कोई सवाल है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर ये कौन से फंक्शन की बात कर रहे हैं? अभी हमने ये पढ़े तो हैं, आई थिंक ये अपडेट ही है। जो आप कह रहे हैं कि हम फर्दर पढ़ेंगे कल।
सर आपको आवाज आ रही है? आ रही है मेरी आपको? यस सर आ रही है। तो मैंने मेरा आंसर मिला आपको जो मैंने दिया अभी, या नहीं सर नहीं। नहीं? अच्छा, मैंने ये बताया कि हमने अभी पढ़ा है एफबीआर एक्ट, उसमें जो है वो जो सेक्शन अभी पढ़ा तो वहां पे एफबीआर के तमाम फंक्शंस दिए गए हैं। लेकिन एफ जैसे मैंने बताया कि एफबीआर हुकूमत का एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल या टैक्स कलेक्शन का सिस्टम है। फिस्कल लॉस को या टैक्स लॉस को इम्पोज करने का बहुत बड़ा एफबीआर सिस्टम है, कोई छोटा नहीं है। तो एफबीआर ने जो है वो एफबीआर के काम कौन कौन से होंगे, वो बहुत सारे के सारे काम उन्होंने फंक्शन में कवर कर दिए कि ये एफबीआर के काम होंगे। लेकिन क्योंकि एफबीआर जो है बहुत बड़ा सिस्टम है तो उसके बहुत सारे काम हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे काम हो सकते हैं ना। तो जरूरी तो नहीं है कि ये जो काम है जो हमने पढ़े हैं सिर्फ यही होंगे, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो और वो कौन से, तो अब क्या हर दफा जो काम और करना है तो क्या उसके लिए भाग के असेंबली में जाएं हम और टैक्स लॉ को अमेंड करें, सॉरी एफबीआर एक्ट को अमेंड किया जाए, फिर भागा जाए, फिर एफबीआर लॉ को अमेंड किया जाए कि अब हम ये काम है, फिर भागा जाए अमेंड किया जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज को कवर करने के लिए उन्होंने लास्ट में जो दो हमें क्लासेस दे दी, उसमें पहली क्लास में उन्होंने ये कहा कि एफबीआर इसके अलावा भी और बहुत सारे काम कर सकता है और बहुत सारे अदर फंक्शन परफॉर्म कर सकता है जिसे वो करना चाहे, और इसका डिसीजन कौन करेगा, कौन से फंक्शन एफबीआर ने इसके अलावा परफॉर्म करने हैं? बोर्ड। यानी बोर्ड को उन्होंने ये ताकत दे दी कि जो हमने ऊपर जिक्र किए फंक्शन हैं इनके अलावा भी एफबीआर बहुत सारे दूसरे फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, लेकिन उसका जो डिसीजन है वो कौन से फंक्शन होंगे वो बोर्ड करेगा। और दूसरा फिर उन्होंने फिर नीचे लिखा कि एफबीआर के जो हमने ऊपर जिक्र किए गए फंक्शन, इसके अलावा भी एफबीआर और बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकता है जो उसे फेडरल गवर्नमेंट जो है वो हुक्म देगी करने का, या फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्शन ही देगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि बार बार लॉ को अमेंड नहीं किया जा सकता, इसलिए लास्ट में उन्होंने अदर का सेक्शन डाल के और हुकूमत का सेक्शन डाल के कि जो अदर हैं एफबीआर इसके अलावा भी बहुत सारे अदर फंक्शन परफॉर्म कर सकता है जो बोर्ड डिसाइड करे, या बहुत सारे और फंक्शन वो परफॉर्म करने का पाबंद होगा जो हुकूमत उसे करने का कहे। तो ये सारे जो, क्योंकि अदर वाले ये सारा 2012 की हमारे पास लेटेस्ट वर्जन है टैक्स इसका एफबीआर एक्ट का। तो जो अदर वाले फंक्शन है जो पिछले 7-8 सालों में या पिछले इन सालों में पिछले सालों में एफबीआर परफॉर्म कर रहा है, तो वो इंशाल्लाह कल के सेशन में हम देखेंगे, इसकी वेबसाइट के ऊपर जाके इसकी देखेंगे जो है वहां पे जाके कि कौन कौन से एफबीआर अदर जो आजकल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। और फंक्शन क्या है, इसलिए मैंने बताया फंडामेंटल कि हर वो काम, हर वो अमल, हर वो जो चीज जो एफबीआर कर रहा है दैट इज द फंक्शन। एफबीआर जो कुछ भी कर रहा है उसका हर एक वो एक अमल वो एक उसका फंक्शन कहलाएगा, दूसरा अमल दूसरा फंक्शन, तीसरा अमल तीसरा फंक्शन, चौथा अमल चौथा फंक्शन। तो हजारों एफबीआर के फंक्शन हो सकते हैं, लेकिन जो कानून में दिए हुए हैं वो ये हैं। जो इसके अलावा अदर्स में दिए हुए हैं कि इसके अलावा क्या हो सकते हैं जो एफबीआर का बोर्ड खुद डिसाइड करेगा, तो वो हम कल जाके कुछ देख लेते हैं कि और कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रहा है एफबीआर, तो वो अदर्स वाले कल हम पढ़ लेंगे। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जो मैंने आपको आपके आंसर किया। सर हमने इनको हेडिंग्स बना के लिखना है या जैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है एक्ट में हम भी ऐसे ही करते हैं? देखो इसकी दोनों सूरतें हो सकती हैं। अगर हेडिंग बनाएंगे जैसे मिसाल के तौर पे रिफॉर्म्स का उन्होंने बताया, तो आप लिख सकते हैं टू इम्प्लीमेंट रिफॉर्म्स इन नेशनल टैक्स सिस्टम, ये हेडिंग बन गई, जरा अच्छी बन गई। अगर आप में कैपेबिलिटी नहीं है, आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर आप सिंपल लिखें, मतलब जैसे इन्होंने लिखा हुआ कि आई थिंक हेडिंग में ज्यादा अच्छा लगेगा। और फंक्शन अगर 20 मार्क्स के आ जाते हैं तो हम मैक्सिमम मैक्सिमम कितने लिख सकते हैं एग्जैक्टली मैक्सिमम? अब मकसद मेरा यही था सारे के सारे फंक्शन को एक एक को पढ़ाने का, और कल में अदर्स वाले भी जाएंगे, हालांकि अदर्स वाले जरूरी नहीं है,
लेकिन फिर भी मैं आपको हम्म। एडिशनली पढ़ाऊंगा ताकि इतने ठीक सारे है। फंक्शन मीन काम हमारे जहन में आ जाए। इसलिए मकसद ये था पीछे फंक्शन क्या होता है, फंक्शन किसे कहते हैं। तो फंक्शन का मकसद ही ये था बताने का, लफ्ज उर्दू वाले का, के काम के ये एफबीआर के काम है। तो क्योंकि इतने हर काम जैसे आप इंसान हो तो आप भी तो हर काम नहीं नोट कर सकते ना। तो कानूनी तौर पर उन्होंने कहा, कह दिया ये मेन काम है, इसके अलावा कोई और काम हो आपका इक्तिसादी और टैक्स कवानीन को लागू करने के हवाले से, तो आप उसे भी कर सकते हैं। उसका डिसीजन आपके बोर्ड के पास है, ठीक है, और या फिर हुकूमत भी डायरेक्ट कर सकती है। तो ये सिंपल सी बात है। ठीक है सर, फिर भी मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 10, 12, 15 फंक्शन तो कितना लिख 50 सकते हैं? 50 लिखने चाहिए आपको, जितने मैंने पढ़ाया आपको। सही नहीं, अब देखिए अभी तो पढ़ा पेपर दिए में तो हमें 50 तो ये पढ़ा चीज। दिए हैं बेटा, अभी मैंने इतने सारे तो पढ़ा दिए हैं। नहीं नहीं सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि अब सवाल आ गया पेपर में तो हम मैक्सिमम कितने लिखे। अब देखिए हम 50 तो नहीं लिख सकते वहां पे, तो तो अगर मैक्सिमम 20 फिर नंबर का भी। सवाल है तो 50 ही लिखने चाहिए। सर नहीं, इतना टाइम नहीं होगा, बाकी क्वेश्चंस को भी तो देखना है। तो वही ना, अब वहां पे आपने डिसीजन लेना है कि आप कितनी उसमें फास्टिंग है आपकी राइटिंग में, कितने लिख सकते हैं। हम्म। डिपेंड करता है, आप जब फंक्शंस दे रहा है तो आप हर फंक्शन को एक्सप्लेन ही ना करें। सम- आप एक फंक्शन लिखे, उसे में 3 लाइनें लिखे, दूसरा फंक्शन लिखे 3 लाइनें लिखे, चौथा फंक्शन लिखे 3 लाइनें में लिखे, कम से कम 20 लिखने चाहिए आपको 20 नंबरों सर के आप लिए। किस चीज को प्रेफर करेंगे कि हेडिंग्स ज्यादा हो और नीचे हेडिंग डिटेल कम हो, या एग्जैक्टली। फिर आप इस चीज को। देखो सम हेडिंग्स हो, हेडिंग में ही उसकी समराइजेशन मिले। एक होती है सिर्फ हेडिंग, एक होती है हेडिंग में समराइजेशन। जैसे मैंने बता दिया कि टू इम्प्लीमेंट टैक्स रिफॉर्म्स इन नेशनल, टू इम्प्लीमेंट रिफॉर्म्स इन नेशनल टैक्स सिस्टम, इसमें समरी भी आ गई, हेडिंग भी आ गई। इस तरह कुछ और आप जैसे आप हम लिख सकते हैं टू डू दी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन नेशनल टैक्स फ्रेम, ठीक है, टू इंक्रीज दी to work for the solution of employee grievances, ठीक है, to implement the complaint management system, to implement the performance management system, to implement the incentive and reward policy inside the organization, to develop the FBR foundation, sorry, develop तो हो गई है, अब तो बन चुकी है, तो पुराना कानून में FBR फाउंडेशन 2014-15 में बनी है। तो इस तरह से आप सर लिख सकते हैं। अब देखिए, जैसे हम 15 लिखने के बजाय अगर उसको ज्यादा डिटेल में जाएं तो हमें ये है कि हम 20 फंक्शंस लिखते हैं, बेशक उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन एग्जैक्टली करें। 20 फंक्शन तो लिखे ना अच्छे अच्छे लफ्जों के साथ। तो सर मैंने अभी 18 तो लिखे हैं, फिर मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप देख लेना। टू ऑर्गेनाइज जो है वो FBR फाउंडेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज। तो इस तरह से करके आप बना सकते हैं। मतलब 7-8 तो मैंने अभी बनवा दिए हैं। जी जी। टू इंगेज इन इंटरनेशनल टैक्स ट्रीटीज, ठीक है, टू इंगेज इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंटरनेशनल क्या हो सकता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। तो सर आपको चेक कैसे करवानी है? समझ नहीं आई मुझे आपकी बात की। आपको चेक कैसे करवानी है? जब भी हमने लिखे हैं फंक्शन, आप कहते हैं मैं चेक करूंगा। हाँ, मैं खुद एग्जाम्पल के तौर पे करवा रहा हूँ। 7-8 चलो हो जाए आपके, तो मुझे पता है अल्टीमेटली मुझे ही करवा लिखने पड़ने हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी अब हेल्प नहीं करूंगा। मैं तो रो रहा हूँ कि वर्ड्स की कलेक्शन कर लो इतनी देर से, ये कर लें आप। अब ये फंक्शन की अच्छी अच्छी हेडिंग्स बनाएंगे सारे लोग, और यहाँ से मुझे भी पता चलेगा कि आप कितनी अच्छी हेडिंग्स बना पाए। और ये सिंपल सी, सर बना लिए आपको चेक करवाने हैं? मैं पूछ रही थी कि कहाँ पे करवाने थे। मैं अपलोड कर दूंगा असाइनमेंट गूगल क्लासरूम में, ठीक है। इसे कवर करने के ठीक है बाद सर। हम कर लेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे सवाल सर पूछे। मैंने पूछना था कि जैसे एफबीआर की दूसरी ब्रांचेज या सेक्शन कह लें कि आईटी है डिपार्टमेंट और इंटेलिजेंस है, एपी ट्रिब्यूनल है, उनके भी फंक्शन आ सकते हैं फंक्शन, या नहीं आएंगे, ये सिर्फ एफबीआर के ही आएंगे? ये सारे वो हिस्सा ही है ना एफबीआर का। पहले मुझे ये बताओ, नदीम की जो I&I है, दूसरे डिपार्टमेंट है, क्या वो FBR का हिस्सा नहीं है? मतलब जो उसका FBR का जो ढांचा है, क्या उससे बाहर है वो?
नहीं सर, बाहर तो नहीं है सर, इसलिए मैं पूछा कि एपेट ट्रिब्यूनल के या आईटी के भी आ सकते हैं हर हर फंक्शन। हर हर चीज जो एफबीआर करता है, इसीलिए जी तो जी मैंने इतनी देर से ना, मतलब मैं बताता हूँ ऑनेस्टली, हालांकि हमारा काम था फिर नाराज लोगों से मैं खिताब करना चाहूंगा कि हमारा काम था सिंपल, कि सीधा मैं फंक्शंस उठाता और पढ़ाना शुरू करता, चलो जी पहला फंक्शन दूसरा तीसरा खत्म करते हैं। तो जी मकसद ये था मुझे बताने का कि भाई सिस्टम ये है, हुकूमती बॉडी ये है, सिस्टम में एफबीआर, जो एफबीआर एक सिस्टम है, वो टैक्स का सिस्टम है, और सिस्टम बेतहाशा जी फंक्शन परफॉर्म करता है। फंक्शन मीन काम, वो कितने काम करता है, अब आप सोचते जाओ लिखते जाओ कि एफबीआर ये काम करता है, एफबीआर ये काम करता है, एफबीआर ये काम करता है, ये काम करता है, इतने ये सारे जो हमने पढ़े हैं लॉ में, यही तो काम सिंपल से तो है। एक तो ये है, इसके अलावा भी जेहन में सोचो, अगर फॉर एग्जाम्पल इसकी तैयारी आप नहीं भी करते, जो जेहन में सोचो पिछले साल से आपने कवर किया है कि एफबीआर काम क्या करता है यार, ये टैक्स इकट्ठा करता है, रिटर्न्स कलेक्ट करता है, ठीक है, नोटिस इशू करता है एफबीआर, यही पढ़ा ना हमने, टैक्स रिटर्न्स की असेसमेंट करता है, ठीक है, जो है वो कंप्लेन्स को हैंडल करता है, कंप्लेन्स को सॉल्व करता है, ठीक है, टैक्सेशन सर्विसेज देता है लोगों को, ठीक है, आईटी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करता है लोगों की आसानी के लिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो ये जब आप जेन में ये रखेंगे कि एफबीआर के काम क्या है, तो तब आप कर लेंगे। अगर आप जेन में ये रखेंगे कि मुझे 10 फंक्शन को रट्टा लगाना है, तो ऑनेस्टली फिर कुछ भी नहीं हो सकता, फिर मुझे आपसे माफी मांगनी पड़ेगी। सर मैं सर मैं वो सवाल नहीं पूछ रहा सर, मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे एपेट ट्रिब्यूनल है, कोड है, वो भी एफबीआर का हिस्सा है, उसके भी फंक्शन पूछ सकता है या सिर्फ यही एफबीआर के ही मतलब सिर्फ होंगे फंक्शन? सर एफबीआर मैं सिर्फ ये सवाल, ये मैं एफबीआर पूछ रहा था सर। एफबीआर एफबीआर में ये ला है, और इसी से ला के रिलेटेड ही फंक्शन पूछ सकता है। यहाँ पे वो एफबीआर के फंक्शंस की बात कर रहे हैं ना यार, कलेक्टिवली जी ओवरऑल जी पूरी की बात कर रहा है, वो किसी एक खास आगे नहीं कर रहा। सर, मैं यही पूछ रहा था कि जैसे एपेट ट्रिब्यूनल या आईटी सेक्शन वगैरह उसके तो नहीं है ना पूछेगा, सिर्फ इसी डोमेन में रहेगा ना जो हमने एफबीआर में? कवर किया है इसी डोमेन में वो रहेगा, जी ठीक है, सर, जो ठीक है हमने सर। कवर किया है इसी डोमेन में, जो आपका हाँ सवाल जी। है वो कल हम कवर करेंगे, जी जी। ठीक है। यहाँ पे ठीक नेक्स्ट सर। का सवाल, जल्दी से आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा हम दोनों का, तो प्लीज अगर सवाल है तो कीजिए, अगर नहीं सवाल तो फिर रेस्ट कीजिए, नींद भी आपके लिए भी जरूरी है। तो मुझे फिर आप इजाजत दें, अगर नहीं आपका सवाल, यहाँ पे हम दोनों चुप होके अगर बैठे देखते रहेंगे तो फिर क्या फायदा। तो दिस इज नॉट दिस साइलेंस क्लास के देखा जाए कि साइलेंस में क्या होता है, दिस इज द क्वेश्चन आंसरिंग सेशन एट दिस टाइम। सो अगर नहीं है तो आप जा सकते हैं, अगर है तो जल्दी से कीजिए। सर जी हेलो। हेलो जी सर अजहर। मैं ये क्वेश्चन है कि सर क्वेश्चन ये है कि जो एफबीआर के फंक्शन है, तो अगर उन पे कोई इंटरनेशनल लेंडर जो है सर, मतलब जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आई में इन्फ्लुएंस होता है सर, बस थोड़ा ये क्वेश्चन है कि अगर वो इस तरह से समझ नहीं क्वेश्चन आई। आ जाए सर, इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि मतलब एफबीआर के फंक्शंस पे कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का इन्फ्लुएंस है, तो इस तरह से कोई हो सकता है सर? नहीं, इन्फ्लुएंस कैसे हो सकता है यार के ऊपर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, ये तो अब जैसे सपोज हम्म, अब जैसे सपोज करें सर, एक मतलब बीच में 2019 या 2020 में एक मतलब मशहूर था कि एफबीआर जो है ना 1980 के टेन्योर का काम कर रहा है, मतलब उसके मतलब सिस्टम पे काम कर रहा है, क्योंकि वो टैक्स कलेक्शन इतनी नहीं हो रही, तो उसी वजह से एफबीआर का जो फंक्शन है 1980 वाला है, 20th सेंचुरी वाला है। तो टैक्स कलेक्शन के हिसाब से, क्योंकि आईएमएफ की होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हो, तो इसी वजह से एफबीआर उस तरह से काम नहीं कर पाता, तो जब आईएमएफ की इन्फ्लुएंस होती है तो उस तरह से उसके फंक्शन भी ज़्यादा मतलब एक्टिवली काम करते हैं। तो मैं इस हिसाब से पूछ रहा था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का भी कोई इन्फ्लुएंस होता है इसके फंक्शंस पे? देखो एक एक टर्म यूज होती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईओबी, जी ईज ऑफ सर। डूइंग बिजनेस, तो उसकी जी जी सर। इंडेक्स भी रैंकिंग भी जारी होती है हर साल, कि इस मुल्क में जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है उससे रिलेटेड जो रेगुलेशंस हैं, चाहे वो टैक्स रेगुलेशन है, बिजनेस से रिलेटेड है ना, इनकम से बिजनेस जी से, सर। चाहे वो कंपनी को बनाना, उसे रजिस्टर करना, वो कितना आसान है, और कितनी जल्दी जो बिजनेस है उसके लिए कितनी ईज है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पाकिस्तान बहुत
बहुत पीछे है उस रैंकिंग में। तो उसे देखते हुए ये कहा, जैसे कहते हैं कि सिंगापुर हो गया, वहां पे 2 घंटे में कंपनी रजिस्टर भी हो जाती है, बन भी जाती है और काम भी शुरू कर देती है। तो पाकिस्तान में इस तरह भी कंपनी लॉज को रिफॉर्म किया गया। अब पाकिस्तान में भी दो कंपनी ऑनेस्टली 2 घंटे में 3 घंटे में बन जाती है, अगर आपको बनानी आती है। मैंने 2 कंपनियां बनाई थी 2 दिनों में, एक एक दिन में। तो इस तरह यहाँ भी अब काफी ईज हो गई है माशाल्लाह कंपनी बनाने के लिहाज से। तो इस तरह जैसे एफबीआर में आप 1 घंटे में, आप 1 मिनट में रजिस्टर हो जाते हैं, कोई भी बिजनेस है कोई भी ऑनलाइन करके। तो इस तरह रजिस्ट्रेशन बहुत ईजी हो गया है। तो इस तरह यहाँ पे जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, दूसरी जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, वो कंटिन्यूअसली एडवाइस करती रहती हैं इन मुल्कों को, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, कि आप अपने सिस्टम्स में, प्रोसीजर्स में, अपने कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स में ईज लेके आए, ये मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करें, ये तरीकाकार अपनाएं, ताकि जो बिजनेस जो कम्युनिटी है उसके लिए ईज हो, ताकि सिस्टम्स, प्रोसीजर, मेथड्स को बेहतर बनाया जाए। तो वो एक किस्म का इन्फ्लुएंस नहीं होता उनका, इन्फ्लुएंस नहीं कह सकते, लेकिन एडवाइस कह सकते हैं। मतलब इन्फ्लुएंस मीन के वो जी जबरदस्ती हो गया। तो एडवाइजरी वो इशू करते रहते हैं, सजेशन देते रहते हैं, ज्वाइंट वेंचर जो प्रोग्राम्स होते रहते हैं डिपार्टमेंट्स के, उनके साथ मिलके मदद देते हैं, सपोर्ट करते हैं। अक्सर सपोर्ट का लफ्ज यूज होता है। तो इस तरह वो होता है, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि आपका ये क्या फंक्शन है। वो इन्फ्लुएंस नहीं करते। फाइल गवर्नमेंट को कर सकते हैं, एफबीआर के क्या उनसे ताल्लुक डायरेक्ट। जी ठीक है, प्रोग्राम्स थैंक यू। वगैरह, सपोर्ट वगैरह, बाकी चीजें हो सकती हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से जल्दी से अगला सवाल। अच्छा सर, अगला ये एक सवाल और बात थी सर, जी। ये जो फंक्शंस हम लोगों ने पढ़े थे सर, उसमें मतलब एक फॉर्मल इकोनॉमी, एक इनफॉर्मल इकोनॉमी होती है। तो सर इनफॉर्मल इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए भी यही फंक्शन, यही यूज होंगे ना सर? मैं हाँ बिल्कुल भी ये अंडरस्टैंडिंग कर पाया आपका क्वेश्चन। ये आई थिंक ये हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, इनफॉर्मल इकोनॉमी। तो हम इसमें बाद में फिस्कल पॉलिसी में जब टैक्सेशन आएगी तो वहां पे इसका मैं आपको जवाब दूंगा। टैक्सेशन में जब हम बात जी करेंगे टैक्सेस की, तो उसमें हम, इसमें मैं कम्प्रिहेंसिवली आपका आंसर कवर हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। ये जो बात राशिद साहब कर रहे हैं, इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, ये क्या कहते हैं आप इस बारे में? राशि साहब ने क्या बात की है, आप बता दें मुझे पहले। एक वो ये उनका ये कहना है, ये मैसेजेस में मैंने देखा अभी, वो ये कह रहे हैं कि फंक्शंस की लिस्ट तो नहीं आपसे पूछी जाएगी, एक फंक्शन परफॉर्म कैसे करता है वो, उस चीज में आपकी एनालिटिकल स्किल चेक होगी। तो आप देखिए, इसको थोड़ा सा चाहे एलेबोरेट चाहे करें। चाहे एनालिटिकल स्किल चेक हो, चाहे फंक्शंस के बारे में पूछा जाए, चाहे वो ये बताए कि एफबीआर के क्या फंक्शंस हैं। देखो हमने तो हर एंगल से कवर कर लिया। देखो मैंने तो आपको क्रिटिकल एंगल से भी बता दिया, तनकीदी नुक्ता नजर से भी बता दिया कि ये ऐसे हो सकता है। फंक्शंस की डेप्थ भी बता दी, फंक्शंस क्या होते हैं ये भी बता दिया, फंक्शंस को पढ़ भी लिया, दूसरों को भी पढ़ लेंगे हम जाके। तो अब पेपर में जिस भी नुक्ते से क्वेश्चन आ जाए, जिस भी एंगल से आ जाए, जिस भी जाविये से आ जाए, जिस भी तरीके से बॉल फेंक दी जाए, तो आपको टैकल करनी है वो बॉल। ठीक है। हेडिंग जो है वो, जब हेडिंग्स जो है, अगर वो फंक्शन पूछ लेता है तो ऑब्वियसली उसमें हेडिंग्स बननी है। पीछे जो हमारा ने बात की, तो ऑब्वियसली अगर फंक्शन वो डायरेक्टली पूछता है कि एफबीआर के क्या फंक्शन है, तो उसकी हेडिंग्स बनाएंगे ना। ठीक है। अगर वो कुछ और पूछ लेता है कि एफबीआर ये फंक्शन कैसे परफॉर्म कर रहा है, जैसे मिसाल के तौर पे वो लेके कह देता है कि जो डायरेक्ट टैक्सेस को लेके एफबीआर कैसे फंक्शन कर रहा है, या ई नोटिस को लेके, ईटीसी या कुछ ऐसा वैसा, इतना डेप्थ में नहीं, लेकिन ऊपर ऊपर से होगा वो। तो फिर उस लिहाज से आपको टैकल करना है ना। अब ये कैसे होगा, मतलब कैसा क्वेश्चन होगा, इसकी हमें आज तक कोई पास पेपर में हिस्ट्री नहीं मिलती। तो वो आप सर्च करें, सब लोग इंटरनेट पे जाएं, पास पेपर उठाएं, देखें। तो मैंने हर लिहाज से एज ए टीचिंग मेथोडोलॉजी, मैंने आपको हर एस्पेक्ट, एंगल, वे, डायमेंशन, तरीका, नजरिया, सोच, विचार, सीखना, हर तरह से मैंने आपको बता दिया। इससे ज्यादा आई थिंक इट इज नॉट पॉसिबल। वो आपको खुद करना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे किसी का। यहाँ पे किसी का कोई सवाल नहीं है, और अगर 30 सेकंड में कोई क्वेश्चन नहीं आया तो मैं ड्रॉप कर दूंगा क्लास। सर पेपर 25 नवंबर
या 25 दिसंबर का कह रहे थे आप? दिसंबर का कह रहे हैं, एक्सपेक्टेड कह रहे हैं दिसंबर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी राशिद। सर मैंने मैसेज में भी जो लिखा था असद ने आई थिंक वो भी किया, लेकिन मैं ये कह रहा था कि फंक्शंस तो लेट सपोज वो जितने भी हैं 40-50 जो भी फंक्शंस हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि जो हमारे फंक्शंस हैं उनमें से कोई एक दो फंक्शंस को लेकर बात की जाएगी। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फेडरल टैक्सेस एक हमारा फंक्शन है, ठीक है, ये तो उसके बारे में ये पूछा भी तो जा सकता है ना कि ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फेडरल टैक्सेस होती कैसे है, मतलब उसको आप लिस्ट करें, मतलब कि आप क्या क्या स्टेप्स आप सजेस्ट करेंगे, मतलब किस तरह से हो रही है या किस तरह से हो सकती है। क्वेश्चन तो इस तरह से बन सकता है। देखो तो आपने तो फेडरल टैक्सेस पढ़ लिए ना, इनकम टैक्स आपने पढ़ लिया, सेल्स टैक्स पढ़ लिया, एफडी पढ़ लिया, ठीक है, इस तरह हमने सारे फेडरल टैक्स पढ़ लिए और क्लियर भी कर लिए। तो और फंक्शंस भी हमने पढ़ लिए। अगर इस तरह से आ भी जाता है तो इट इज डिफिकल्ट टू टैकल दैट क्वेश्चन, या हमें उस चीज को दोबारा पढ़ना चाहिए। नहीं सर, ये जो जो मैंने बात की है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फेडरल टैक्सेस, इस पे अगर क्वेश्चन आता है तो हम कर लेंगे, इट्स ओके। लेकिन और भी बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं कि लाइक वो इस तरह से पूछ ले कि जो इरिस सिस्टम है, मतलब कि एक एफबीआर में जो इरिस सिस्टम काम करता है वो किस तरह से मतलब कि काम करता है, लेट्स सपोज उसको आप एक बात की एलाबोरेट करें, एक्सप्लेन करें, तो कौन फिर सा? हमें क्या पता है उसके बाद, हमें सिर्फ इरिस के बारे में पता है, लेकिन वो किस तरह से काम करता है, उसमें स्टेप्स क्या होंगे या किस तरह से होते हैं उसके बारे में हमें नहीं पता। इस तरह से और भी बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं कि जिन्हें हमने डीपली नहीं पढ़ा है, सिर्फ हमने फंक्शंस में ये देखा है कि वो एक फंक्शन है, लेकिन वो फंक्शन परफॉर्म कैसे होता है उसके बारे में हमें क्लियर मतलब कि वो नहीं, हम उसे लिस्ट नहीं कर सकेंगे, मतलब उसे हम उन्होंने देखो, प्रिपेयर नहीं कर सकेंगे। आप एक बात अंडरस्टैंड करो, पेपर में उन्होंने पूछा है कि एफबीआर के फंक्शंस क्या हैं। मतलब मैं और इसे एक्सप्लोर कर दूं कि एफबीआर के काम क्या है, ठीक है, ये पेपर का आपका सिलेबस है कि एफबीआर के काम क्या है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि एफबीआर के जो काम है वो किए कैसे जाते हैं, वो परफॉर्म कैसे किए जाते हैं, ठीक है, वो होते कैसे हैं, ठीक है, उनमें करने का तरीका कार क्या है। उन्होंने सिंपल पूछा है, सिंपल है सिलेबस, कि एफबीआर के काम क्या 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 है, फंक्शंस क्या 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 है। ये नहीं पूछा कि वो काम कैसे किए जाते हैं, कैसे सरंजाम दिए जाते हैं। और वो हमें क्लियर मिलते हैं एफबीआर की कानूनी दस्तावेज में कि एफबीआर के जो काम हैं वो ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं। अब उन्होंने हर काम का आगे ये नहीं पूछा, ना इन्होंने बताया कि ये ऐसे होंगे, या उन्होंने ये नहीं सिलेबस में कहा कि ये काम आगे सरंजाम या अमूर सरंजाम कैसे दिए जाएंगे, उसका क्या तरीका होगा, उसकी डेप्थ में नहीं गए। तो हमें सिंपल यहाँ तक ही रहना चाहिए कि एफबीआर के काम क्या क्या है, और वो वही आप कर लें जो बहुत सारे हैं। तो आई थिंक इट विल बी दी बेटर। ओके सर, ओके ओके सर, थैंक यू। सो यहाँ पे नेक्स्ट किसी का कोई सवाल? जी समी खान, आप बताएं। स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। कल सेशन 2 हम करेंगे इस सीरीज का, एंड लास्ट सेशन होगा वो, एंड देखते हैं सुबह इंशाल्लाह।